हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गणेश एकेडमी। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का यूनिट टेस्ट 1 अप्लाइड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक। शुरू करते हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज डिवाइड किए हैं, थोड़ा सीक्वेंस मैंने चेंज किया है। सो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मैट्रिसेस चैप्टर से। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, चेक इफ ए इज ऑर्थोगोनल। एक मैट्रिक्स दिया है ए और ये ऑर्थोगोनल, लेकिन आपको चेक करने के लिए बोला है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन आपको पता है। चलो मैं डिस्कस करता हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ध्यान देना अच्छे से। क्लियर? थोड़ा सा हमें फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, तो कम से कम टाइम में मुझे खत्म करना है, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट करने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखो, हर चीज एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल है कि नहीं चेक करना है। मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है ऐसा हम कब कहते हैं? जब ए इंटू ए ट्रांसपोज, अगर मैट्रिक्स ए है उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो। ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो हम लोग ए को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो चलो, ए तो दिया है, ए ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। रेडी? ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज। पहले तो ए लिखो आराम से। ए है मेरा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ए इंटू ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालते पता है ना? रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बनाना है। फर्स्ट रो को क्या बनाना है? फर्स्ट कॉलम। तो ये कॉस अल्फा साइन अल्फा जो है फर्स्ट रो में, वो फर्स्ट कॉलम पे लिखना है। और सेकेंड रो पे जो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है उसको सेकेंड कॉलम पे लिखना है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। नाउ लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का तरीका बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यस ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। यस, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। राइट? यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो आ जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, मतलब इसको लिखेंगे ऐसा हम लोग, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। और यहाँ पे आएगा लास्ट में माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, ये पॉजिटिव हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। राइट? दिस विल गेट कैंसल्ड, ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, बरोबर है कि नहीं? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, फंडामेंटल आइडेंटिटी 1। यस, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, ये 0, ये 0, ये 1, मतलब मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुका है। A into A transpose is equals to I. Therefore, what I can say therefore I is an orthogonal matrix. I कैसा है सर? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में और क्या पूछा है? ऑर्थोगोनल है कि नहीं चेक करना है, और उन्होंने बोला है फाइंड ए इनवर्स। क्या बोला है? फाइंड ए इनवर्स। तो चलो ए इनवर्स भी फाइंड कर लेते हैं। रेडी? लेट्स फाइंड ए इनवर्स। ओके, चलो तो ए इनवर्स लिखता हूं, ध्यान देना अच्छे से। ए इनवर्स फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, रिमेंबर फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर आपका मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। ओके, सो देयर इज अ शॉर्टकट। आपको पूरा ए इनवर्स निकालने का जरूरत नहीं है। आपने 12th में ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट मेथड, फिर आपने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह यूज किया था, वो सब नहीं करना है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकालने के लिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है। मतलब जो इसका ट्रांसपोज है, यस ये ट्रांसपोज याद है ना आपको, ये आपका ट्रांसपोज लिखा था, ये ट्रांसपोज ही इसका इनवर्स है, बराबर। सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में सिंपल कॉन्सेप्ट, जो ट्रांसपोज होता है वही उसका इनवर्स होता है बेटा। यस, तो इनवर्स तुम्हारा आ चुका है, यस दैट इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। यस, मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन समझ में आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैट्रिसेस सिंपल टॉपिक है, सारे क्वेश्चन पहले मैट्रिसेस के प्रिपेयर करो अच्छे से।
यस और नो। सिर्फ यूनिट टेस्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, फाइनल एग्जाम में भी पहले मैट्रिसेस में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। देन वी हैव न्यूमेरिकल मेथड, 2-3 टॉपिक्स इजी है, वो पहले अच्छे से करो, बाद में फिर डिफरेंशिएशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारी चीजें करेंगे। सो मैट्रिक्स का पहला क्वेश्चन हो चुका है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। ये भी मैट्रिक्स का है, मैं सीक्वेंशियली जा रहा हूँ, पहले मैट्रिक्स के सारे क्वेश्चन उड़ाने वाला हूँ। यस, पहला क्वेश्चन है सॉरी दूसरा क्वेश्चन है, चेक इफ ए, ओके ए दिया है और ये यूनिटरी कि नहीं चेक करना है। यूनिटरी मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स को यूनिटरी कब कहते हैं, अगर a इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई आता है। एंड व्हाट यू मीन बाय ए थीटा, ए थीटा को कहते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। यस, मतलब ए थीटा निकालने के लिए आपको ट्रांसपोज निकालना होता है और ट्रांसपोज निकालने के बाद फिर कॉन्जुगेट निकालना होता है। यस, सो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। मुझे लगता है कि सबसे पहले यहाँ पे √3 में कॉमन निकाल सकता हूँ सारे एलिमेंट से। सो ये √3 अगर बाहर निकालूंगा, डिनोमिनेटर से आप बाहर निकाल रहे हो ना, सो 1/√3 लिखा जाएगा। इधर बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस आई, उसके बाद यहाँ पे है 1 माइनस आई और यहाँ पे है -1। दिस इज माई ए का ट्रांसपोज लेता हूँ आराम से। ट्रांसपोज देना आपको ऑलरेडी पता है, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है, तो ये 1 प्लस आई, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। फिर ट्रांसपोज का आप कॉन्जुगेट निकालोगे, कॉन्जुगेट में आई का साइन चेंज होता है कि नहीं। ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट मतलब इसको ए थीटा लिखते हैं। यस, तो ये टी और डैश लिखने का जरूरत नहीं है, थीटा लिखो, कॉन्जुगेट लिख रहे हो, बराबर है कि नहीं। कॉन्जुगेट में आई का साइन चेंज, तो 1, ये 1 माइनस आई जो है वो 1 प्लस आई बन जाएगा, 1 प्लस आई जो है 1 माइनस आई बन जाएगा। मेरे ख्याल से ए थीटा मिल चुका है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें नाउ वी हैव टू चेक वेदर इट इज यूनिटरी और नॉट। उसके लिए ए को ए थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए है आपका 1/√3, यस 1, ये ए है आपका, ध्यान रखना, 1 प्लस आई, 1 माइनस आई, -1। ओके, डोंट यूज दिस ए, इसमें √3 हर जगह पे दिख रहा है तो कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा। सो √3 कॉमन निकालने के बाद जो ए मिला है उसको यूज करो। ए इंटू ए थीटा, ए थीटा आपका ये है, गलती से कभी बच्चे ये लिख लेते हैं, थोड़ा सा एक जैसा दिखता है तो सिली मिस्टेक होने का चांस है, इसलिए ध्यान से देखो, ये ए थीटा लिखना है 1/√3 और यहाँ पे है 1 प्लस आई, 1 माइनस आई एंड -1। क्लियर। नाउ लेट्स चेक द मल्टीप्लिकेशन, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या आता है इसका। पहले ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, यस इट विल बी 3। इसके लिए तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। नाउ विल मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, यहाँ पे आएगा 1 प्लस आई और यहाँ पे आएगा 1 माइनस आई। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, राइट, यस। उसके बाद 1 प्लस आई इंटू -1, 1 प्लस आई इंटू -1 करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -1 माइनस आई हो जाएगा। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 माइनस आई इंटू 1, 1 माइनस आई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद -1 इंटू 1 माइनस आई, ये बन जाएगा -1 प्लस आई। एंड लास्ट में सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, -1 इंटू -1, यस -1 इंटू -1 तुम्हारा हो जाएगा +1, यस। ये 1/3 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस आई स्क्वायर ऐसा आएगा। ये 1 -1 प्लस आई माइनस आई कैंसल, 1 -1 प्लस आई माइनस आई कैंसल, तो यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे भी 0 बचा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर प्लस 1। आई स्क्वायर का वैल्यू बेटा -1 होता है, तो ये आएगा 1 प्लस 1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बचेगा इधर, है कि नहीं। इधर भी वही आने वाला है, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 3 आ गया ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 एग्जैक्टली। सो दिस इज 3003, डिवाइड करो 3 से, 1001, एंड दिस इज नथिंग बट योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
तो आप देख पा रहे हो कि a इंटू ए थीटा क्या आ चुका है, आपका I आ चुका है। इसका मतलब 100% ये मैट्रिक्स जो है वो यूनिटरी है। यस, तो यहाँ पे लिखता हूँ I, देयरफॉर व्हाट वी विल से, देयरफॉर वी विल राइट A इज यूनिटरी। A कैसा है आपका, यूनिटरी है, राइट, क्लियर। सो ये मैट्रिक्स का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। रिड्यूस मैट्रिक्स A टू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, टाइम लगेगा। स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन छोटे थे, लेकिन नॉर्मल PQ फॉर्म में टाइम लगता है। ओके, मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, देखते हैं क्या करना होगा, कैसे करना होगा। नॉर्मल फॉर्म में आपको करना क्या होता है, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। क्या लाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लोग शुरुआत, आपको पता हो कि मैंने आपको बैच में सिखाया है, रेगुलर बैच में। करना क्या है, मैट्रिक्स चैप्टर ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी अपना हो चुका है, काफी कुछ पढ़ा है हमने। सो याद होना चाहिए तुमको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे मतलब यहाँ पे, यस, यहाँ पे सबसे पहले 1 आना चाहिए, है कि नहीं। यस, तरीका क्या है आपका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 1 आना चाहिए। फिर इस 1 के नीचे हम लोग सबको 0 करते हैं, और इस 1 के बाजू में भी सबको 0 करते हैं। ये तुम्हारा पहला लेवल कंप्लीट। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम पे 1 आना चाहिए, 1 के नीचे सारा 0, 1 के साइड में भी सारा 0। फिर लेवल 2 कंप्लीट बोलेंगे, और फिर लेवल 3 स्टार्ट करेंगे। फिर लेवल 3 में क्या करना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम पे 1 लाना है। इस 1 के नीचे सारा 0, 1 के बाजू में सारा 0 होना चाहिए। ये आपका तरीका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करने का, है कि नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी, मैंने कहा था अगर डायगोनल के नीचे, बिलो डायगोनल अगर आप तुम काम कर रहे हो, बिलो डायगोनल, तो आपको यूज करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन। बिलो डायगोनल के एलिमेंट्स आप 0 कर रहे हो तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली। एंड अबाउ डायगोनल, डायगोनल के ऊपर के नंबर अगर आप 0 कर रहे हो तो यूज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ओनली, यूज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ओनली। अंडरस्टूड। सर बचा क्या अभी, सर बचा डायगोनल। अगर डायगोनल के ऊपर काम कर रहे हो, डायगोनल, तो क्या यूज करेंगे, रो या कॉलम, कुछ भी यूज कर सकते हो, रो कॉलम कुछ भी चलेगा, समझा। बिलो डायगोनल रो ट्रांसफॉर्मेशन, अबाउ डायगोनल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ऑन डायगोनल कुछ भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही तरीका फॉलो करेंगे, यही हमने सीखा है। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। सबसे पहले मैं लिखूंगा ऐसा, गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन में पहले मैट्रिक्स लिख लो। कई बार क्या होता है, बच्चों को लगता है क्वेश्चन इजी अच्छा है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन देख के पब्लिक खुश होता है, और क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ हो जाता है, मतलब कोई नंबर उल्टा फुल्टा हो जाता है। अगर ऐसा हो गया तो बड़ा क्राइम है, कितना मार्क्स कट जाएगा। फिर एक तो चैप्टर है जो मतलब जिसके भरोसे पेपर में जा सकते हैं, मैट्रिसेस, बाकी चैप्टर्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्टी है, और इसमें भी अगर सिर्फ मिस्टेक करोगे तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। यस, तो ये जो मैट्रिक्स दिया है उसको अच्छे से पहले नोटबुक अपना आंसर पेपर में लिख लो। यस, परफेक्ट, गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, बराबर, क्लियर। ये नंबर आपका डायगोनल पे है, दिस इज ऑन डायगोनल, सी दिस इज योर डायगोनल, ये आपका डायगोनल है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। नॉर्मल फॉर्म को आराम से बता रहा हूं क्योंकि नॉर्मल PQ फॉर्म अगर सॉल्व करना है तो नॉर्मल फॉर्म आना चाहिए, इसलिए नॉर्मल फॉर्म को ध्यान से समझो, क्लियर। ऑन डायगोनल रो कॉलम कुछ भी लगा सकते हो, बराबर। क्या होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या कर सकते हैं। हो सकता है भी ये वीडियो जो मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, हो सकता है कि 11 12 में ठीक से मैट्रिसेस नहीं पढ़ा है कि नहीं, और उसके बाद बड़ा वेकेशन पढ़ा भी होगा तो भी बड़ा वेकेशन, उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हो गया, कॉलेज स्टार्ट होने के बाद टाइम ही नहीं मिल रहा है पढ़ाई को, है कि नहीं। 8-8 9-9 घंटे का कॉलेज है, उसके बाद असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल, सबमिशंस, बहुत सारी चीजें होती है कि नहीं, तो टाइम बहुत कम मिल रहा है पढ़ाई के लिए। तो हो सकता है किसी का प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुआ, किसी का कॉन्फिडेंस बहुत कम है। एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि जो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, एटलीस्ट तुम लोग पास हो जाओ, एटलीस्ट तुम लोग पास हो जाओ। यस, क्लियर। फेल नहीं होना है, फर्स्ट सेमेस्टर में केटी मत लगना, तो किसी भी हालत में कुछ भी करके सब्जेक्ट निकालना चाहिए। और मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, आराम से हर साल बच्चे आउट ऑफ स्कोर करते हैं,
Last year also few of our students have scored out of in maths 1, in BEE, understood, mechanics. यस तो स्कोर कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा टेक्निक पता होना चाहिए, पेपर कैसे लिखना है, पेपर में क्या आएगा, थोड़ा स्मार्टली आपको हैंडल करना आना चाहिए सिचुएशन को, तो 100% आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, 100%, राइट। डोंट वरी, यूनिट टेस्ट तुम्हारा पहला है, पहला पेपर है सपोज मैथ्स का, तो आराम से लिखो पेपर, टेंशन मत लो। यूनिट टेस्ट 2 मिलेगा, फिर फाइनल एग्जाम होगा, प्रॉपर गाइड करूंगा अच्छे से। इवन आईएमपी क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, बोर्ड का पेपर क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है कि नहीं। आपने जो 12th का एग्जाम दिया उसका पैटर्न डिफरेंट है, लेकिन यूनिवर्सिटी का पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है पेपर का। पेपर कंप्लीट नहीं होता है, बहुत लंबी पेपर होता है। पहले 80 मार्क्स का पेपर हुआ करता था, अभी एनईपी के बाद 60 मार्क्स का पेपर, मतलब सेम 80 मार्क्स का ही पेपर, 6 मार्क का क्वेश्चन 5 मार्क का बना दिया, 8 मार्क का क्वेश्चन 6 मार्क का बना दिया। सेम क्वेश्चन पेपर जो 80 मार्क 3 घंटा मिलता था, उसको 60 मार्क का बना दिया और 2 घंटे का टाइम दिया। मतलब एक्चुअली आपको 3 घंटे का जो टाइम मिलना चाहिए वो 2 घंटा कर दिया, मतलब 1 घंटा कम मिलेगा, पेपर कंप्लीट नहीं होता है। मेन प्रॉब्लम ये है। तो अगर आप प्रिपरेशन प्रॉपर कर रहे हो, क्वेश्चन देख के फटाफट समझ में आना चाहिए क्या करना है, टाइम सोचने में वेस्ट नहीं करना है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, क्या नहीं करना, ये सब पता होना चाहिए, अंडरस्टूड, क्लियर। यूनिट टेस्ट के बाद अगर आपको लगता है कि सर बहुत प्रिपरेशन कम वीक है, सर मुश्किल लग रहा है एक सब्जेक्ट निकलना, तो फटाक से आप ज्वाइन कर लो, बैचेस हमारे चालू है, सारे सब्जेक्ट्स का क्लासेस अवेलेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ग्राफिक्स, आपका मैथ्स, मैकेनिक्स, BEE एज वेल एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनसी प्रोग्रामिंग ऑल्सो, लाइव कोडिंग उसमें सिखाया जाता है, तो सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। केटी मत लगने, तो ऑल क्लियर होना है किसी भी हालत में फर्स्ट सेमेस्टर में। एक बार फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया, सेकंड सेमेस्टर में टेंशन नहीं है, आराम से सेकंड सेमेस्टर को हैंडल करेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर को प्रायोरिटी पे रखो, और अभी जो भी टाइम बाकी है, यस बहुत मेहनत करो, क्लियर, यस। रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है सर, रो ट्रांसफॉर्मेशन में 3 चीजें हो सकती है। आप रोज को इंटरचेंज कर सकते हो, आप रोज को ऐड या फिर रोज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर आप किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। ये 3 चीजें होती है रो ट्रांसफॉर्मेशन में। सबसे आसान मुझे लगता है कि इंटरचेंज है कि नहीं, इंटरचेंज करो अगर पॉसिबल है तो। मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, देखो ना यहाँ पे 1 है, यस और नो, ये रो 1 है, बराबर, देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुझे प्यार से बताना पड़ेगा, यस ध्यान दो, ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है कि नहीं। रो 2 में मुझे 1 दिख रहा है, इस 1 को इस 2 की जगह पे लेके आ सकता हूँ, हाँ यस, क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा, यस सिंपल है। सो फॉर्मूला बहुत सिंपल बनेगा पे, बाय R1 इंटरचेंज R2, R1 जाएगा R2 की जगह पे, R2 आएगा R1 की जगह पे, सिंपल, राइट, कोई कैलकुलेशन नहीं, बस हमने पोजीशंस चेंज कर दिए रोज के। तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, पूरा का पूरा सेकंड रो जो है वो फर्स्ट रो की जगह पे आएगा, और फर्स्ट रो जो है वो सेकंड रो की जगह पे चला जाएगा, सिंपल, 4 2 6 2, थर्ड रो को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो जैसा था अपनी जगह पे खुश है, राइट। अभी जो भी आपको 1 मिला है, इस 1 का यूज करके इस 1 के नीचे वाले नंबर्स को आपको 0 करना है, 1 के नीचे वाले नंबर को 0 करना है, मतलब ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, आपको 0 कौन से रो में लाना है, R2 और R3 में, राइट। और R2 और R3 में 0 लाने के लिए आपकी मदद कौन करेगा, आपकी मदद कौन करेगा, आपकी मदद करेगा R1, समझा। तो आपको R1 को यूज करना है और R2 R3 में, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। बदले में R1 को हम लोग भरोसा दिलाएंगे कि भाई तेरे को कुछ नहीं करेंगे, तेरे को सेफ रखेंगे, बराबर है कि नहीं। R1 बोला ठीक है, मेरे को कुछ मत करो, ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ। तो R1 की मदद से हम लोग R2 और R3 दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले। फॉर्मूला कैसे बनता है, ध्यान से सुनो, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ गया तो आगे तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ध्यान दो। बाय, यस, किस रो में आपको 0 लाना है, आपका टारगेट रो कौन सा है, कहाँ पे 0 चाहिए, R2 में, तो पहले आप R2 लिखो, यस। कौन सा रो आप यूज कर रहे हो, फ्रेंड कौन है आपका, R1, यस, तो R1 को लिखो। R2 में नंबर है 2, R1 में नंबर है 1, आपको अगर 0 चाहिए तो दोनों नंबर सेम होने चाहिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 और ये भी 2, बीच में माइनस डालो कि प्लस डालो, प्लस डालेगा तो 4 आएगा, अपने को तो 0 चाहिए, मतलब बीच में माइनस डालना पड़ेगा, यस। तो फॉर्मूला है R2 - 2 R1, सिंपल, वेरी सिंपल टेक्निक। नेक्स्ट, R3 में भी 0 चाहिए तो R3 को लिखो, यूज क्या करोगे, R1 को, R3 में 4 है, R1 में 1 है, 100% तुम अभी सोच सकते हो कि क्या लिखना चाहिए,
नंबर सेम करोगे ना, पहले इधर 4 है इधर भी 4 चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई करो। यस 4 इंटू 1 4 आ जाएगा। यस 4 माइनस 4 0 होता है तो R3 माइनस 4 R1 ऐसा तुम्हारा फॉर्मूला आएगा। नाउ लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड सॉल्व द कैलकुलेशन। फर्स्ट रो जो तुम्हारा है वो सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पे 0 आने वाला, यहाँ पे 0 आने वाला, वही सोच के तो आपने कैलकुलेशन किया है। तो कुछ ये लोग भी ये वैल्यू भी कैलकुलेट करते बैठते, जरूरत नहीं है ना। यस R2 माइनस 2 R1, R2 माइनस 2 R1 कैलकुलेट करना है। R2 में क्या है, एक स्टेप बताता हूं मैं कैसे करना है कैलकुलेशन, ठीक है। बाकी तुम लोग फटाफट कर सकते हो। R2 माइनस 2 R1, R2 में देखो ये कैलकुलेशन करना है मुझे। ये जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखोगे आप, ये न्यू वैल्यू होगा। न्यू वैल्यूज आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं ओल्ड वैल्यूज से। तो R2 में ओल्ड वैल्यू क्या है, R2 में ओल्ड वैल्यू 1 है सर, माइनस 2 R1, इस 1 के ऊपर देखो R1 क्या है, ये तो 1 तो R2 में है, तो R2 में 1 है इसलिए 1 लिखा है यहाँ पे, माइनस 2 R1, इसी के ऊपर देखो R1 में क्या है 0। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 1, और ये नया वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है। सिमिलर वे में आपको कैलकुलेशंस करने हैं। नेक्स्ट R2 मतलब 3 माइनस 2 R1, R1 में 5 है। यस तो ये 3 माइनस 10 आ जाएगा, 3 माइनस 10 मतलब ये हो जाएगा माइनस 7। नेक्स्ट R2 में माइनस 1 है, माइनस 2 R1 में 2 है, तो ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 आ जाएगा यहाँ पे। R3 माइनस 4 R1, R3 माइनस 4 R1, R3 माइनस 4 R1, R3 में 2 है, माइनस 4 R1 में 0, तो ये 2 का 2 ही रहेगा। नेक्स्ट R3 में 6 है, माइनस 4 R1 में 5 है। यस तो ये हो जाएगा 6 माइनस 20 मतलब ये आ रहा है माइनस 14, राइट। नेक्स्ट R3 में माइनस 2 है, माइनस 4 R1 में 2 है, तो ये माइनस 2 माइनस 8 आ जाएगा, ये माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है माइनस 10। गॉट इट, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको आप साइड में नोट डाउन करके रखो, कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बताया ब्रीफ में। यस इसको भूलना मत, अच्छे से याद रखना इसको। रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या होता है मैंने बताया। गुड। चलो ये रो ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखोगे ध्यान से तो इस 1 के नीचे सब 0 आ चुका है, अभी 1 के बाजू में 0 चाहिए, तो इनको 0 करना है कि नहीं। क्या यूज करोगे, रो या कॉलम? 100% कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे क्योंकि डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स है। आई वांट टू मेक दिस 5 0 एंड दिस 2 0। इधर तो ऑलरेडी 0 तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वाला हूं। ये कॉलम 1 है, यस ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है। तो कौन कौन से कॉलम में आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। तो यहाँ पे स्टेप लिखता हूं मैं, बाय कॉलम 3 में 0 लाना है और कॉलम 4 में 0 लाना है। कॉलम 3 में नंबर क्या है 5। आप यूज कौन सा कॉलम करने वाले हो, कॉलम 1 यूज करने वाले हो। कॉलम 1 में क्या है 1। ओके 0 चाहिए तो नंबर सेम करो, पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस डाल दो, 0 आ जाएगा। C4 में 2 है, C1 में 1 है, नंबर सेम करो। यस 2 माइनस 2 0 आता है ना, तो C4 माइनस 2 7 ऐसा फॉर्मूला आएगा। मैं हमेशा रो ट्रांसफॉर्मेशन पहले करता हूँ फिर कॉलम करता हूँ। इससे क्या हो जाता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादा मतलब एक भी कैलकुलेशन नहीं करना है। यस कॉलम 3 और कॉलम 4 में चेंज होने वाला है ना। कॉलम 1 और कॉलम 2 तो सेम रहेगा, तो कॉलम 1 लिखो, कॉलम 2 भी लिखो। यस कॉलम 3 में जहां पे 0 चाहिए वहां पे 0 लिख दो, यहाँ पे और यहाँ पे 0 चाहिए तो वहां पे 0 लिख दो। और बाकी नंबर्स में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बाकी नंबर्स तुम्हारे सेम टू सेम रहेंगे। सर क्यों? देखो ना आप कौन से कॉलम को यूज कर रहे हो, कॉलम 1 को। यहाँ पे आप देखो कॉलम 1 में 0 है, यहाँ पे भी 0 है। अब ये 0 जो है, ये 0 इन नंबर्स का कुछ बिगाड़ पाएगा नहीं, तो ये नंबर्स तुम्हारे चेंज नहीं होंगे क्योंकि इनके सामने 0 है, तो उन नंबर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? तो ये नंबर्स ऐसे ही रहेंगे, 1 माइनस 7 माइनस 5 एंड इधर माइनस 14 और क्या है माइनस 10। यस तो लेवल 1 कंप्लीट हो गया है।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का काम कंप्लीट हो चुका है, अभी सेकंड रो सेकंड कॉलम के बारे में सोचूंगा। क्लियर? चलो बीच बीच में वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप काम करो, अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन करो चीजों को। इसको थोड़ा कॉपी करके अगले पेज के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। जी हाँ, तो ये हमारा मैट्रिक्स है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे का स्टेप लिखता हूं। अभी मुझे सेकंड रो सेकंड कॉलम पे 1 चाहिए, वो तो वहां पे दिख रहा है, अच्छी बात है। इस 1 के नीचे क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, मतलब मुझे इसको 0 करना है, 2 को 0 करना है। कौन से रो में है वो? R3। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा ऐसे, बाय R3, और यूज करने वाला हूं मैं R2, है ना। इस 1 को यूज करके आप इस 2 को 0 बनाने वाले हो, यस और नो बेटा? यस। तो यूज कर रहे हो आप R2, R3 में 2 है, R2 में 1 है, नंबर सेम होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, यस। तो बीच में माइनस, गुड। तो आपका फर्स्ट रो सेम, 0 1 -7 -5 0, यहां पे 0 0 0 आएगा। आप चेक कैलकुलेशन चेक करो, यस ये तो 0 आने वाला है पक्का, ये भी दोनों 0 आएगा, आप चेक कर सकते हो। कैसे सर? R3 में -14 है, -2 R2 में क्या देखो -7, तो ये -14 माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा, ये 0 आएगा। सिमिलरली ये भी 0 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अभी मुझे इस 1 को यूज करके इस -7 को 0 करना है, -5 को 0 करना है। क्लियर? यस और नो? मतलब कौन से कॉलम में मुझे ऑपरेशन करना है? कॉलम सॉरी ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये कॉलम 4। तो हमें कॉलम 2 को यूज करके यस कॉलम 3 और कॉलम 4 में चेंजेस करने हैं। समझ रहे हो बेटा मैं क्या बता रहा हूँ? यस। तो फॉर्मूला बनेगा कॉलम 3 और कॉलम 4 के लिए कॉलम 2 आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे कॉलम 2 आएगा आगे। C3 में -7 है, C2 में 1 है, नंबर सेम होना चाहिए, ये 7 है तो यहाँ पे भी 7 होना चाहिए, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -7 7, बीच में प्लस डाल दो, काम हो जाएगा। C4 में -5 है, C2 में 1 है, नंबर सेम होना चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस डाल दो, यस बहुत बढ़िया आ रहा है अपना आंसर। सो 1 0 0 0 0 0 1, इधर 0 इधर 0, और ये तुम्हारा ऑलरेडी क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। कुछ रोज कुछ कॉलम्स आपके 0 हो जाते हैं, जैसे आप देखोगे ये पूरा रो 0 हो चुका है, ये 2 कॉलम भी 0 हो चुके हैं। तो जब आप नॉर्मल फॉर्म सॉल्व करते हो, कुछ रोज कुछ कॉलम्स आपके 0 हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। लास्ट में आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सी दिस, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है मुझे, ये 2 by 2 है, 2 रोज 2 कॉलम्स है इसमें, 2 रोज 2 कॉलम, तो इसको हम लोग I2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? I2। सो दिस इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म को रिड्यूस करने के लिए कहा था हमने, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर लिया है। एंड उन्होंने पूछा था रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स से मैं लिखूंगा 2, क्योंकि मुझे लास्ट में I2 मिला है, 2 by 2 मैट्रिक्स मिला है आइडेंटिटी, तो रैंक 2 आएगा। समझा आपको? सो नॉर्मल फॉर्म मैंने काफी आराम से सिखाया, समझाया आपको अच्छे से। इसके आगे कहीं पे भी ये फॉर्मूलाज वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो थोड़ा सा हम लोग को फास्ट करना आना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बहुत आराम से बताया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P and Q such that the product PAQ is in normal form, hence find rank of A। ओके स्टार्ट करते हैं। चलो PAQ फॉर्म का क्वेश्चन है। PAQ फॉर्म में हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स से शुरुआत करेंगे। जो आपको मैट्रिक्स दिया है, यस गिवन मैट्रिक्स जो है A, उसका साइज क्या है? उसका साइज है, आप देखोगे ध्यान से, 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, राइट? 3 रोज 3 कॉलम्स है। कभी कभी थोड़ा डिफरेंट साइज भी आ सकता है, 3 रोज 4 कॉलम्स वगैरह भी आ सकता है। ओके सो पहले आप चेक करो कितने रोज कितने कॉलम्स है, 3 रोज 3 कॉलम्स है, राइट? स्टार्ट कैसे करना होता है आपको? यहाँ पे AM क्रॉस N इज इक्वल टू हमेशा IM AIN, दिस इज द स्टार्टिंग, राइट? अभी हमारे क्वेश्चन में M और N का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? 3 है कि नहीं? ये जो I लिखा है ये ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको बोलते हैं प्री फैक्टर, इसको बोलते हैं प्री फैक्टर। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। जो A के बाद है उसको पोस्ट फैक्टर बोलते हैं, जो A के पहले है उसको प्री फैक्टर बोलते हैं, राइट?
यस, तो प्री फैक्टर जो है, प्री फैक्टर ये रो ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होता है। किसमें? रो, यहाँ पे लिखता हूं मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। एंड पोस्ट फैक्टर जो है वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने? सी। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे जो आपको ए दिया गया है, सीधा पहले मैं ऐसा लिखता हूँ, ए 3 इंटू 3 दिया है, तो ये इज इक्वल्स टू आई 3 ए आई एन ऐसा होगा, है ना। चलो बताओ ए3 क्या दिख रहा है आपको? यस, आपको जो मैट्रिक्स दिया है 1 1 2, देन आई हैव 1 2 3, देन 0 -1 -1। I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ए एज इट इज रखना है आपको, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? रेडी? चलो लेट्स प्रोसीड। अभी हमें ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हमें स्टार्ट करना है। यस, और हमें जो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स दिख रहा है, जो मैट्रिक्स हमें लेफ्ट साइड में दिख रहा है, उस मैट्रिक्स को हमें नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। नॉर्मल फॉर्म इसके पहले ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि आपने नोटबुक में नोट डाउन भी किया है उसको अच्छे से। यस, सो इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है अप्लाइंग रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 चाहिए और यहाँ पे 1 ही दिख रहा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी इस 1 के नीचे के नंबर 0 करने हैं। इफ यू सी केयरफुली, R1 है, या R2 है, और ये R3 है। यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है, तो R3 के ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इस 1 को 0 बनाना पड़ेगा। तो R1 को यूज करके इस 1 को हम लोग क्या करेंगे? 0 करेंगे। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, बाय R2 माइनस R1, ऐसा सिंपल फॉर्मूला बनेगा। क्लियर? तो फर्स्ट रो तो तुम्हारा सेम रहेगा, R2 में चेंज होने वाला है, तो ये हो जाएगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2, नॉट 2 सॉरी, R2 माइनस R1 3 माइनस 2 1 आएगा। R3 के ऊपर कोई चेंज नहीं होने वाला है, R3 तुम्हारा सेम टू सेम रहेगा। आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो प्री फैक्टर के ऊपर आपको अप्लाई करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो। सो ये जो फॉर्मूला आपने R2 माइनस R1 लिखा है लेफ्ट साइड में, वो सेम फॉर्मूला राइट साइड में प्री फैक्टर के ऊपर लगाना है। ये प्री फैक्टर है आपका। यस, तो प्री फैक्टर में भी सेम फॉर्मूला, फर्स्ट रो सेम रहेगा, R2 माइनस R1 लिखा है, 0 -1 -1 1 0 ऐसा आएगा, R3 विल रिमेन सेम। एंड इंपॉर्टेंट, पोस्ट फैक्टर में कुछ चेंज नहीं करना है, पोस्ट फैक्टर सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज होता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं होता है। क्लियर? चलो अभी इस 1 को यूज करके मुझे इसके बाजू के नंबर्स को 0 करना है। मतलब इन शॉर्ट आप ध्यान से देखोगे तो मुझे कॉलम 1 को यूज करके कॉलम 2 और कॉलम 3 के ऊपर ऑपरेशन करना है। रेडी? चलो, और ऑब्वियसली हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं। यस, तो ये प्री फैक्टर के ऊपर लगेंगे कि पोस्ट फैक्टर के ऊपर लगेंगे? यस, पोस्ट फैक्टर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला आप भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कॉन्फिडेंस है तो वीडियो पॉज करके तुम ट्राई करो। C2 का फॉर्मूला आएगा C2 माइनस C1, एंड C3 का फॉर्मूला आएगा C3 माइनस 2C1। यस, कॉलम 2 चेंज होगा, कॉलम 3 चेंज होगा, कॉलम 1 सेम रहेगा 1 0 0। यस, कॉलम 2 में मैंने क्या कहा था, जहां पे 0 चाहिए वहां पे 0 लिखो, और बाकी नंबर्स में कोई चेंज नहीं होगा, 1 1 -1 -1 जैसा है वैसे रहेगा। प्री फैक्टर में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, प्री फैक्टर चेंज नहीं होगा। प्री फैक्टर सेम जो आपने यहाँ पे लिखा है 1 0 0 -1 1 0 एंड 0 0 1। ए पोस्ट फैक्टर में चेंज होगा, तो पोस्ट फैक्टर में ये फॉर्मूलाज लगेंगे। कॉलम 1 तो सेम रहेगा 1 0 0, C2 माइनस C1 है तो ये -1 1 0 आएगा। C3 माइनस 2C1 है, C3 माइनस 2C1 है, C3 माइनस 2C1, तो ये -2 0 और ये 1 आएगा। राइट? इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे 1 चाहिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे 1 पहले से दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसके नीचे के एलिमेंट को 0 करो, मतलब अभी हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को यूज करके इस -1 को 0 करेंगे। इस 1 को आप यूज कर रहे हो मतलब R2 को यूज कर रहे हो, और कहाँ पे 0 चाहिए आपको? R3 में। तो ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा, बाय R3 में -1 है, R2 आप यूज कर रहे हो, R2 में 1 है, बीच में प्लस डालोगे ना 0 आ जाएगा, बाय R3 प्लस R2। फॉर्मूला है बाय R3 प्लस R2। 1 0 0, ये 0 0, यहाँ पे 1 1, ये 0 हो जाएंगे दोनों।
रो ट्रांसफॉर्मेशन है मतलब प्री फैक्टर चेंज होगा, R3 प्लस R2, तो ये -1 ऐसा आएगा। पोस्ट फैक्टर में कोई चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन चालू है। चलो अभी एक ही स्टेप बाकी है मेरे ख्याल से, यस ओनली वन स्टेप इज लेफ्ट। इस 1 को यूज करके इस बाजू वाले 1 को 0 करना है। यस इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर्मूला मेरे ख्याल से ये 1 जो है जिसको 0 बनाना है, ये C3 में है, -C2 करना पड़ेगा। तो ये 1 0 0 फर्स्ट कॉलम सेम, सेकेंड कॉलम भी सेम, थर्ड कॉलम में यहाँ पे 0 आ जाएगा। प्री फैक्टर में कोई चेंज नहीं, प्री फैक्टर आपका सेम रहेगा, पोस्ट फैक्टर में चेंज होगा। कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 की है तो कॉलम 1 सेम रहेगा, कॉलम 2 भी सेम रहेगा। कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, -2 माइनस -1 तो -2 + 1 होगा मतलब -1 आएगा। 0 - 1 -1 1 - 0 1। क्लियर? तो हमने नॉर्मल फॉर्म फाइंड कर लिया। देखो ये नॉर्मल फॉर्म है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं। नॉर्मल PAQ फॉर्म मिल चुका है। अभी नॉर्मल क्या है, PAQ क्या है, सब बताता हूं, देखो ध्यान से। ये जो मैट्रिक्स आपको मिला है नॉर्मल मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को P बोलते हैं, बीच में A है और इसको Q बोलते हैं, तो ये नॉर्मल PAQ फॉर्म कहलाता है। क्लियर? तो फाइंड टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, आपने यहाँ पे P एंड Q फाइंड किया, यही आपके दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, सच दैट द प्रोडक्ट PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म। इनका प्रोडक्ट आप देखोगे तो आपको एक नॉर्मल फॉर्म मिल रहा है। हेंस फाइंड द रैंक ऑफ A। रैंक ऑफ A क्या है बताओ? यहाँ पे जो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है नॉर्मल फॉर्म में, वो क्या है, किस ऑर्डर का है? I2 है ना, तो रैंक ऑफ A क्या आएगा? यस रैंक ऑफ A आएगा, रैंक ऑफ A को शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, रैंक ऑफ A आएगा 2। समझा आपको अच्छे से? सो उम्मीद करता हूं कि नॉर्मल फॉर्म और नॉर्मल PAQ फॉर्म समझ में आ गया। अभी तक हमने ऑर्थोगोनल का एक क्वेश्चन किया, यूनिटरी का एक क्वेश्चन किया, नॉर्मल फॉर्म का एक क्वेश्चन किया और नॉर्मल PAQ फॉर्म का एक क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, टेस्ट द कंसिस्टेंसी। लीनियर इक्वेशंस के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, कंसिस्टेंसी चेक करना है। सबसे पहले ये इक्वेशंस अगर आते हैं तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इकोलॉन फॉर्म यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है? इकोलॉन फॉर्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इससे सॉल्व कैसे करना है। रेडी? गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले गिवन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इसको ऐसे, AX = B। ए मतलब कोएफिशिएंट लिखना है। x का कोएफिशिएंट देखो क्या है, 2, y का 1, z का 1। सेकंड इक्वेशन, x का 1 है, y का -1 है, z का 3 है। थर्ड इक्वेशन, x का 4 है, y का -1 है, z का -1 है। ओके, ये 3 थोड़ा सा b जैसा लग रहा है, हाँ। और क्या है, -1। अननोन्स आपके हैं x, y, z। और b मतलब राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट्स 4, 3, 2, राइट। ओके, एक बार मैट्रिक्स फॉर्म लिख दिया। मैट्रिक्स फॉर्म लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी मैट्रिक्स आपके सामने है उस मैट्रिक्स को इकोलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है। इस मैट्रिक्स को इकोलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है। इकोलॉन फॉर्म का मतलब मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो जो भी मैट्रिक्स है उसका पहले डायगोनल देखो क्या है, आपको उस डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को 0 करना है। इकोलॉन फॉर्म मतलब डायगोनल के नीचे 0 लाना है। तो इन एलिमेंट्स को 0 कर दो, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को 0 करना है, ऊपर कुछ भी नहीं करना है। तो रो लगाओगे कि कॉलम लगाओगे? कंपल्सरी बिलो डायगोनल वी यूज रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इकोलॉन फॉर्म में हमेशा याद रखो रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज होने वाला है, कॉलम लगेगा नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ा सा मैं फास्ट कर सकता हूं, मुझे यहाँ पे इसको 0 करना है और इसको 0 करना है, राइट। रो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा बाय R2 में 0 चाहिए ना मुझे, कहाँ पे 0 चाहिए? R2 में। यूज क्या करने वाला हूं मैं? R1। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है, मुश्किल लग रहा है, तो एक काम करो, इंटरचेंज करके 1 को स्टार्टिंग में ले लो। सो R1 इंटरचेंज R2, थोड़ा फॉर्मूला बनाने के लिए आपको आसान लगेगा। ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टिल। चलो, तो ये 1 - 1 3 ऊपर आ जाएगा, 2 1 1 नीचे आ जाएगा, 4 -1 -1 जैसा है वैसे।
ये आपके अननोन्स एक्स वाई जेड। राइट साइड में भी वो सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, R1 इंटरचेंज R2 हुआ तो 3 ऊपर आएगा, 4 नीचे आएगा, 2 इधर आएगा, यस और नो। चलो अभी इस 1 को यूज करके 2 को 0 करना इजी है, 1 को यूज करके 4 को 0 बनाना इजी है, राइट। हमने सीखा है फॉर्मूला कैसे बनाना है। सो बाय बोलना राजा, क्या आएगा, R2 माइनस 2R1 एंड R4 माइनस 4R1। सिंपल। 1 रहेगा तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है फॉर्मूला बनाने में, यस। चलो तो फर्स्ट रो तो सेम रहेगा, सेकेंड और फोर्थ रो में चेंज होने वाला है, इधर 0 आने वाला है, इधर 0 आने वाला है, ठीक है। R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, R2 में क्या है 1, माइनस 2R1 मतलब इधर माइनस 1 है R1 में, देखो। सो ये 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट R2 माइनस 2R1, R2 में क्या है देखो, R2 में 1 है, माइनस 2R1 3 मतलब 1 माइनस 6 माइनस 5 आएगा। R4 माइनस 4R1, R4 माइनस 4R1, R4 इज ओके, R4 क्यों लिखा है मैंने, गलती से लिखा है शायद, इट शुड बी R3, वहाँ पे नंबर 4 है इसलिए गलती से मैंने R4 लिख दिया। थोड़ा हो सकता है कुछ कोई मिस्टेक हो मुझसे, इंसान हो, गलती हो सकती है, तो मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशंस कुछ। इनकेस अगर कोई मिस्टेक कहीं पे हो गया तो माफ कर देना, ठीक है, कमेंट में बता देना कि सर ये गलत हुआ है। R3 माइनस 4R1, R3 है मेरा माइनस 1 माइनस 4, R1 माइनस 1 ही है, तो ये माइनस 1 प्लस 4 आ रहा है, मतलब 3 आएगा इधर, ओके। देन वी हैव R3 माइनस 4R1, अगेन वही फॉर्मूला यूज करना है। अभी R3 में क्या है, इधर इस जगह की बात कर रहा हूँ, R3 में माइनस 1 है, माइनस 4 R1 में 3 है, तो ये आ जाएगा माइनस 12, मतलब माइनस 13 होना चाहिए शायद, यस माइनस 13, एक्स वाई जेड। सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगेंगे, 3 सेम रहेगा, R2 माइनस 2R1 तो ये 4 माइनस 6 माइनस 2 आ जाएगा इधर, R3 माइनस 4R1 मतलब 2 माइनस 12 माइनस 10 आएगा, ओके बेटा। चलो डायगोनल के नीचे के नंबर 0 करने हैं, आप फिर से देखो एक बार, ये आपका डायगोनल है, इसको 0 करना पड़ेगा अभी, राइट। R3 पे लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, बाय R3 यूज क्या करोगे आप, R3 माइनस 2R2, ऐसे फॉर्मूला बनना चाहिए, R3 माइनस, यस R3 माइनस 2, R3 माइनस R2, फर्स्ट रो सेम, 1 माइनस 1 1, सॉरी 1 माइनस 1 3, सेकेंड रो 0 3 माइनस 5, 0 3 माइनस 5, एंड लास्ट रो में 0 0 0 0, R3 माइनस R2 है, माइनस 13 माइनस माइनस 5, माइनस 13 प्लस 5 हो जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से आना चाहिए माइनस 8। राइट साइड में भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स वाई जेड, फर्स्ट रो सेकेंड रो सेम है, R3 में चेंज होने वाला है, माइनस 10 माइनस माइनस 2 मतलब माइनस 8 आ रहा है शायद, हाँ बस इकोलॉन फॉर्म मिल चुका है। क्यों सर, क्योंकि डायगोनल के नीचे के नंबर सारे 0 हो गए ना, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस इज इकोलॉन फॉर्म, दिस इज इकोलॉन फॉर्म। जैसे इकोलॉन फॉर्म मिलेगा, रैंक ऑफ ए चेक करो, रैंक ऑफ ए 3 है। इकोलॉन फॉर्म में रैंक कैसे चेक करते हैं, रैंक चेक करते हैं, रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ऐसा लिखते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब यहाँ पे देखो नॉन जीरो रोज कितने हैं, नॉन जीरो रोज 3 है यहाँ पे। कभी कभी बच्चों को पूछता हूँ, बच्चा गलती करता है, बोलता है नॉन जीरो रोज, बोलता है एक ही है, कौन सा बोलता है फर्स्ट। सेकेंड रो थर्ड रो को उसको लगता है कि 0 रो बोलना चाहिए क्योंकि उसमें 0 है। 0 रो किसे कहते हैं, जिस रो के सारे एलिमेंट 0 होते हैं ना, ऐसे रो को हम लोग कहते हैं 0 रो। क्या कहते हैं, 0 रो। तो सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। R3 के सारे एलिमेंट 0 है क्या, नहीं, तो ये 0 रो नहीं है। R2 के सारे एलिमेंट 0 है क्या, नहीं। R1 के भी सारे एलिमेंट 0 नहीं है, मतलब ये सारे रोज जो है, तीनों के तीनों रोज नॉन जीरो रोज है, 3 नॉन जीरो रोज है, इसलिए रैंक ऑफ A3 लिखा है। फिर रैंक ऑफ A, B लिखना है आपको। A, B मतलब A और B को आपको मर्ज करना है। A 1 - 1 3 है कि नहीं,
0 0 -8। बी है तुम्हारा 3 -2 -8। और आप चेक करोगे यहाँ पे रैंक, तो रैंक 3 है इसका भी। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी आ रहा है, इसका मतलब ये है इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर, बोलो, कंसिस्टेंट। इक्वेशंस कैसे आपके कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट रहेगा तो उन्होंने बोला है कि सॉल्व करो इक्वेशंस को, क्या करो, सॉल्व। तो चलो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं। ओके, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा अपना, फर्स्ट रो से फर्स्ट इक्वेशन बना 1x माइनस वाई प्लस 3z, x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन बनेगा 3y माइनस 5z इज इक्वल्स टू -2, एंड लास्ट बनेगा -8z इज इक्वल्स टू -8। यहाँ से -8 कैंसिल होकर z का वैल्यू क्या बनेगा, 1। z का वैल्यू बन गया 1। क्लियर है। अभी आप क्या करो, ये जो z का वैल्यू आया है इसको इस इक्वेशन में डाल लो, सेकेंड वाले इक्वेशन में, बराबर। सो मैं ऐसा लिखता हूं, पुट z इज इक्वल्स टू 1 इन दिस इक्वेशन 3y माइनस 5z इज इक्वल्स टू क्या है, -2। इसमें z की जगह पे 1 डालेंगे तो ये 3y माइनस 5 इक्वल टू -2 आएगा, और -5 उधर जाएगा तो 3y -2 प्लस 5 मतलब 3y इज इक्वल टू 3 आएगा। 3 कैंसिल, y का वैल्यू कितना आ रहा है, 1। और लास्ट में x चाहिए, तो x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी y और z का वैल्यू मिला है वो फर्स्ट इक्वेशन में डालना पड़ेगा, राइट। तो वो पार्ट अगले पेज के ऊपर कर सकते हैं। सो पुट y इज इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस वाई प्लस 3z, x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 3। x निकालना है, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1, 3 इधर जाएगा तो 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू मेरे से 1 आएगा। सो सॉल्यूशन आ चुका है इस इक्वेशन का, सॉल्यूशन मिल चुका है हमें, x और y और z का वैल्यू मिल चुका है, x 1 है, y भी 1 है और z भी 1 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में इकोलॉन फॉर्म का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, फाइंड के फॉर विच द इक्वेशंस, ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है और ऐसा क्वेश्चन शायद आ सकता है यूनिट टेस्ट में, और क्योंकि यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को। फाइंड के बोला है, इक्वेशंस दिए है, इक्वेशंस में आप देखोगे तो के लिखा है राइट साइड में। फॉर विच इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, अभी नो सॉल्यूशन का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट, इक्वेशंस आपके इनकंसिस्टेंट है। इक्वेशंस कैसे आपके इनकंसिस्टेंट, मतलब अगर रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा बी आता है तो इक्वेशंस को हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, मतलब इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा बी आना चाहिए। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए भी रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा बी आना चाहिए। यस, ऑल्सो देयर इज वन मोर कंडीशन, ये तो होना ही चाहिए, एंड रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन होना चाहिए। एन का मतलब है नंबर ऑफ अननोन्स, एन का मतलब है नंबर ऑफ अननोन्स, और यहाँ पे कंडीशन है रैंक ऑफ ए जो होगा वो लेस देन एन होना चाहिए, मतलब लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स होना चाहिए। तो तीनों के कंडीशन देखोगे तो थोड़े, ठीक है, ऐसा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, ये तो डिफरेंट है पूरा, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रॉपर्ली लिखा है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन रहेगा तो यूनिक, रैंक ऑफ ए लेस देन एन रहेगा तो यस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। रेडी, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, देखते हैं इसको कैसे हैंडल करना है, शुरू करें। चलो, सबसे पहले जो भी इक्वेशंस दिए हैं उन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं लिखता हूं ऐसा, गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म को लिखते हैं हम लोग ऐसा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। चलो स्टार्ट करते हैं। यस, ए मेरा होगा 1 1 1 1 2 3 एंड 1 5 9, और यहां पे आएगा एक्स वाई जेड।
बी 1k स्क्वायर, 1k और क्या आएगा इधर k स्क्वायर। सही बात है ना। इसको इकोलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना चालू कर देंगे। डायगोनल के नीचे के नंबर को जीरो करना, ये डायगोनल है तो इन दोनों को पहले जीरो करेंगे। यस, फॉर्मूला रहेगा बाय R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। 1 1 1 फर्स्ट रो विल रिमेन सेम, यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 8। यहाँ पे हम लिखेंगे x y z। देखते हैं राइट साइड में क्या होता है। 1 R2 माइनस R1 मतलब इधर आएगा k माइनस 1, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1 मतलब k स्क्वायर माइनस 1 आएगा यहाँ पे। यस, क्लियर। आगे बढ़े। डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करना है। अभी किसको जीरो करना पड़ेगा? 4 को जीरो करना पड़ेगा, राइट। और 4 को जीरो करने के लिए 1 यूज करना पड़ेगा आपको। तो चलो यहाँ पे ही आगे बढ़ते हैं। आगे के स्टेप्स यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। चलो, फॉर्मूला क्या बनेगा? R3 माइनस क्या आएगा? सोचो, R3 माइनस, यस R2 यूज कर रहे हो ना आप, तो फॉर्मूला आएगा R3 माइनस, R3 में 4 है, R2 में 1 है। यस, तो नंबर सेम करोगे, पहले 4 आएगा फिर माइनस डालना पड़ेगा। यस, R3 माइनस 4 R2 ऐसा फॉर्मूला आएगा। फर्स्ट रो सेम 1 1 1, सेकेंड रो में 0 1 2 है। यस, थर्ड रो में 0 0 शायद 0 आएगा, चेक करना आप कैलकुलेशन। x y z इज इक्वल टू, राइट साइड संभाल के, ये फर्स्ट और सेकंड रो सेम रहेगा, थर्ड रो में थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा। R3 माइनस 4 R2 लिखा है, R3 में k स्क्वायर माइनस 1 है, माइनस 4 R2 में है k माइनस 1। सो ये k स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस 4k प्लस 4, सो k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 आ रहा है, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3। क्लियर? चलो, क्या ये इकोलॉन फॉर्म है? चेक करो एक बार। डायगोनल के नीचे के नंबर सारे जीरो हो चुके हैं क्या? यस सर। सो आई कैन से दिस इज इकोलॉन फॉर्म, दिस इज इकोलॉन फॉर्म है। रैंक ऑफ ए मुझे यहाँ पे 2 दिख रहा है, रैंक ऑफ ए क्या दिख रहा है? 2। ओके, सबसे पहले नो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन में रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होता है ना। मतलब रैंक ऑफ ए अगर 2 है तो रैंक ऑफ ए बी 2 नहीं आना चाहिए, तो रैंक ऑफ ए बी 2 नहीं आना चाहिए, मतलब रैंक ऑफ ए बी 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 3, राइट। अब रैंक ऑफ ए बी 3 चाहिए, मतलब क्या है? मतलब इसका मतलब यह है कि k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, ये क्या हो गया? 0, तो ये ऐसे आ जाएगा, इसका एक रो क्या हो गया? 0, तो इसका रैंक 2 बन जाएगा। और हमें ए बी का रैंक कितना चाहिए? 3 चाहिए, बराबर। और ए बी का रैंक 3 होने के लिए बी का रैंक 3 होना चाहिए, बहुत जरूरी है, राइट। अब इस इक्वेशन को अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे, इक्वेशन मोड में गए हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1 माइनस 4 3, तो मुझे 3 और 1 ऐसे 2 वैल्यू मिल रहे हैं, 3 एंड 1। लेकिन आप लिखते समय नॉट इक्वल टू लिखना, क्यों? क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो नो सॉल्यूशन के लिए k 1 नहीं होना चाहिए और k 3 नहीं होना चाहिए, आपको मिल जाएगा नो सॉल्यूशन। क्या मिलेगा आपको? नो सॉल्यूशन। सो नो सॉल्यूशन के लिए समझे आपको क्या कंडीशन है यहाँ पे? यस। नो सॉल्यूशन के बाद आगे यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहले बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन की, यूनिक सॉल्यूशन, और यहाँ पे बाजू में लिखता हूं मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। यस, यूनिक सॉल्यूशन में रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होना चाहिए। ऑलरेडी रैंक ऑफ ए कितना है आपका? यस, रैंक ऑफ ए 2 है,
तो रैंक ऑफ ए कॉमा बी भी आपका क्या होना चाहिए, 2। क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यस और नो? ओके, रैंक ऑफ ए कॉमा बी 2 आना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो। अभी देखो यहाँ पे ये तो चलो ठीक है, आ गया। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन और एक लिखा था मैंने कहा था रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, एन। एन मतलब नंबर ऑफ अननोन्स। यहाँ पे कितने अननोन्स है क्वेश्चन में, 3। बराबर है कि नहीं? यस और नो? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन आना चाहिए, यस और नो? फॉर विच सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन बट हियर रैंक ऑफ ए क्या आ रहा है आपका, लेस देन एन आ रहा है ना। रैंक ऑफ ए आपका 2 है, मतलब एन से कम है, एन आपका 3 है। यस और नो? मतलब ये है कि ये जो भी आपको सॉल्यूशंस दिए हैं, इन सॉल्यूशंस का यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। बराबर? सो यूनिक solution is not possible for given equation। सर कैसे समझा, सर कैसे समझा? क्योंकि इस क्वेश्चन में रैंक ऑफ ए 2 आया है और वो लेस देन एन है, राइट? यूनिक सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन चाहिए, लेकिन यहाँ पे रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन नहीं आ रहा है। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। आप के का कोई भी वैल्यू डालो तुम लोग को यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। क्लियर है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए यस, रैंक ऑफ ए 2 होना चाहिए, रैंक ऑफ ए कॉमा बी भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो तब ये दोनों इक्वल आ जाएगा, है कि नहीं? बराबर? यस और नो? और रैंक ऑफ ए भी 2 चाहिए, मतलब बी का भी रैंक 2 आना चाहिए। बी का रैंक 2 आना चाहिए मतलब फिर से वही बोल रहा हूं, ये 0 होना चाहिए। ये लास्ट का एलिमेंट जो है ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 क्या आना चाहिए, 0। के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 0 आना चाहिए। मतलब k का वैल्यू 1 होना चाहिए, k का वैल्यू 3 होना चाहिए। नो सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या कहा था, k का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, k नॉट इक्वल टू 1, k नॉट इक्वल टू 3 लिखा था, लेकिन यहाँ पे k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 3 आएगा फॉर यूनिक सॉल्यूशन। एंड ऑलरेडी आपको पता ही है ये तो ठीक है, रैंक ऑफ ए लेस देन n होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे रैंक ऑफ ए कितना है, 2 है ना, मतलब लेस देन n है ना, क्योंकि n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए k का वैल्यू होना चाहिए 1, 3। यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है इस इन इक्वेशंस के लिए। एंड नो सॉल्यूशन के लिए k के वैल्यूज होने चाहिए नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 3। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स है। अभी मैट्रिसेस का पार्ट खत्म हो गया, अभी न्यूमेरिकल मेथड्स का पार्ट देखते हैं। न्यूमेरिकल मेथड्स आर वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, बस टाइम लगेगा। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द इक्वेशंस यूजिंग गॉस जैकोबिज मेथड। इन इक्वेशंस को गॉस जैकोबिज मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं ऐसा लिखूंगा, गिवन इक्वेशंस, थोड़ा सा इनको अलग फॉर्म में लिखना पड़ता है। गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, ओके, x है, y है और z है ना, हमें 3 इक्वेशंस यहाँ पे बनाने हैं। फर्स्ट इक्वेशन में सबसे बड़ा कोएफिशिएंट किसका है, फर्स्ट इक्वेशन में सबसे बड़ा कोएफिशिएंट मुझे लग रहा है x का है। सेकंड में सबसे बड़ा कोएफिशिएंट किसका है, y का। थर्ड में सबसे बड़ा कोएफिशिएंट किसका है, z का। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में x हीरो है, सेकंड इक्वेशन में y भी हीरो है और थर्ड में z हीरो है। ये पहले चेक करने का अच्छे से। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं x निकालूंगा। x निकालने के लिए y और z के टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ऐसा आएगा, ये 4x इज इक्वल्स टू 17 माइनस y माइनस 3z। राइट, मुझे x चाहिए, मतलब ये 4 चाहिए कि नहीं चाहिए, बाजू में नहीं चाहिए तो 4 को उधर भेज देंगे। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड, और सबको डिवाइड होगा ना, इसलिए ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है। समझा? सिमिलरली y का इक्वेशन निकालना है तो x और z को उधर भेज दो पहले, तो ये 14 माइनस x माइनस z आएगा और 5 से डिवाइड कर दो, 1/5। z चाहिए, यस, x और y को उधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा 12 माइनस 2x प्लस y, और यहाँ पे आपको लिखना है 1/8। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों इक्वेशन कैसे लिखना है समझ में आ गया। इसमें कुछ मिस्टेक होगा तो खत्म, आगे का कुछ भी सही नहीं होगा, इसलिए ये पहला स्टेप बहुत आराम से करना। नाउ ये जो मेथड आप पढ़ रहे हो ना, ये इटरेटिव मेथड है, इसमें इटरेशंस यूज करने पड़ते हैं। तो ये इटरेशन जो भी हम लोग अभी बनाएंगे, ये सारे इटरेशन इन इक्वेशंस के ऊपर वर्क करने वाले हैं, राइट? चलो
आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। रेडी? चलो फर्स्ट इटरेशन से शुरुआत करता हूँ। फर्स्ट इटरेशन एक 2 इटरेशन करके दिखाऊंगा, बाकी फिर तुम लोग सेम प्रोसेस रिपीट कर सकते हो। फर्स्ट इटरेशन में हम लोग x1 निकालते हैं, हम लोग y1 निकालते हैं, हम लोग z1 निकालते हैं। फिर जब आप सेकेंड इटरेशन करोगे, सेकेंड इटरेशन में आप निकालोगे x2 y2 और z2, x2 y2 और z2। अंडरस्टूड? चलो स्टार्ट करते हैं। अभी x1 निकालने के लिए आपको ऑब्वियसली फर्स्ट इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, उसमें y और z डालना पड़ेगा। अभी तक अपना खाता नहीं खुला है, हमने अभी क्वेश्चन जस्ट स्टार्ट किया है, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है x y z का, तो अपने पास कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग x y और z का वैल्यू 0 अज्यूम करेंगे। समझला काय सांगतोय? फर्स्ट इटरेशन में x y z बराबर शुरुआत आप कर रहे हो, आपके पास कोई वैल्यूज नहीं है, तो आपको x y z 0 पुट करना पड़ेगा। तो x निकालने के लिए मैं y 0 पुट करूंगा, z 0 पुट करूंगा। किसमें? इन इक्वेशन 1। एकदम अच्छे से लिख के दे रहा हूं मैं। इक्वेशन 1 में हम लोग डालने वाले हैं 0 y और z की जगह पे। बराबर? कैलकुलेटर चाहिए, कैलकुलेटर यूज करना सिखाता हूं थोड़ा थोड़ा। कैलकुलेटर हमेशा आपका फिक्स मोड में रखो। अगर आप न्यूमेरिकल मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करो तो कैलकुलेटर को फिक्स मोड में रखो। कैसे सर? शिफ्ट दबा के मोड का बटन दबाओ, वहां पे 6th ऑप्शन आएगा फिक्स, और ऐसा कुछ तो आएगा फिक्स, फिर ऐसा 0 ऐसा सिंबल आएगा और 9 आएगा। नॉर्मली 4 डिजिट तक आपको आंसर्स निकालने होते हैं, तो कैलसी को 4 डिजिट फिक्स मोड में डाल दिया। अभी जो भी कैलकुलेशन मैं करूंगा मुझे 4 डिजिट तक आंसर मिलेगा, और आंसर में जो भी अप्रोक्सीमेशन का, राउंडिंग ऑफ का काम होगा वो कैलकुलेटर खुद करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। चलो तो x1 ये आएगा 1/4, y और z 0 तो 17 बचेगा, बराबर है कि नहीं? अभी 17/4 करना है, सिंपल है बेटा। 17/4 तुम्हारे कैलसी पे द डी का बटन है ऐसा, है कि नहीं? 17 ऊपर टाइप करो, नीचे 4 टाइप करो, आंसर आ जाएगा। ऊपर 17 नीचे 4, आंसर आ रहा है मेरा 17/4, 4.25 आंसर आया। पॉइंट में लिखना है 4.25, राइट? चलो y1 निकालना है। y1 निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? पुट करूंगा x का वैल्यू 0, z का वैल्यू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये 1/5, यस 14, x का वैल्यू 0, z का वैल्यू 0, तो ये 14/5 आ रहा है। 14/5 आता है आपका कुछ 2.8। Z1 निकालने के लिए मैं x का वैल्यू पुट करूंगा 0, y का वैल्यू पुट करूंगा 0 इन इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन नंबर 3। Z1 ये 1/8, 12 माइनस 2x और y वो तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कितना? 12। सो 12/8 आएगा। 12/8 आ रहा है कितना? इट इज 3/2, मतलब 1.5। तो मिल गए आपको फर्स्ट इटरेशन के आंसर्स। चलो सेकंड इटरेशन करते हैं। जो आंसर फर्स्ट इटरेशन में मिले हैं ना, वो सारे सेकंड इटरेशन में यूज होंगे। तो फर्स्ट इटरेशन में x निकालने के लिए जब आप y डालोगे ना, तो y का आप कौन सा वैल्यू डालोगे? यस, y का वैल्यू डालोगे 2.8, और z का वैल्यू आप डालोगे 1.5। किस इक्वेशन में? इन इक्वेशन नंबर 1। थोड़े से अभी कैलकुलेशंस में मजा आएगा ज्यादा। 1/4 ब्रैकेट 17 माइनस y मतलब 2.8 माइनस 3z, तो ये z 1.5 आएगा। ये न्यूमरेटर है और ये 4 आपका डिनोमिनेटर है, राइट? सो 17 माइनस, पहले न्यूमरेटर में टाइप कर लो 2.8 माइनस 3, ब्रैकेट वगैरह कैलकुलेटर पे डाल सकते हो 1.5 डिवाइड बाय 4, तो ये आ रहा है कुछ 2.425, 2.425। y2 निकालना है। y2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यस, x और z का वैल्यू पुट करेंगे। x का वैल्यू आपको फर्स्ट इटरेशन में क्या मिला है? 4.25। सो x इज इक्वल टू 4.25, z का वैल्यू क्या मिला था? 1.5। इसको हम डालेंगे हमारे इक्वेशन नंबर 2 में, मतलब जो y का इक्वेशन है उसमें, तो आ जाएगा 1/5, यस 14
माइनस एक्स माइनस जेड, तो ये 14 माइनस एक्स माइनस जेड, ये आ रहा है कुछ मेरा 1.65। अभी Z2 निकालना है। Z2 निकालने के लिए क्या करेंगे, x और y का वैल्यू पुट करेंगे। तो x का वैल्यू क्या मिला था हमें 4.25, y का वैल्यू हमें फर्स्ट इटरेशन में 2.8 मिला है, ठीक से चेक करो। इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, Z2 1/8 12 माइनस 2x, x मतलब 4.25 प्लस y 2.8, तो ये 12 माइनस 2 इंटू 4.25 प्लस 2.8 डिवाइड बाई 8, आंसर आएगा 0.7875, 0.7875। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया है। मैंने फर्स्ट इटरेशन सेकंड इटरेशन करके दिखाया अच्छे से। ऐसे अब आगे बढ़ो, थर्ड इटरेशन करो, फोर्थ इटरेशन करो। कब तक आपको इटरेशंस करने होते हैं ये आपको थोड़ा बता देता हूं मैं। फर्स्ट इटरेशन और सेकंड इटरेशन के आंसर्स आपके मैच हो रहे हैं क्या, नहीं, तो आपको थर्ड इटरेशन करना है। क्या करना है आपको, थर्ड इटरेशन। जब आप थर्ड इटरेशन करोगे आपको x3 y3 और z3 मिलेगा। फिर आप थर्ड इटरेशन और सेकंड इटरेशन के वैल्यूज मैच करो। सेकंड इटरेशन का x का वैल्यू थर्ड इटरेशन का x के वैल्यू के साथ मैच करो, हो रहा है क्या मैच चेक करो। नहीं मैच हो रहा है तो आपको फोर्थ इटरेशन करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा फोर्थ इटरेशन। फोर्थ इटरेशन में अगेन आप कैलकुलेशंस करोगे, तीन वैल्यूज निकालोगे x4 y4 और z4। फोर्थ इटरेशन के आंसर्स आने के बाद फोर्थ इटरेशन के आंसर्स को चेक करो थर्ड इटरेशन के साथ, मैच हो रहा है क्या। अगर मैच हो रहा है अच्छी बात है, रुक जाओ। मैच नहीं हो रहा है तो फिफ्थ इटरेशन करना पड़ेगा। तो ये है नॉर्मल तरीका सॉल्व करने का। अगर एग्जाम में टाइम कम है, यूनिट टेस्ट में वैसे थोड़ा सा टाइम कम रहेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से मिनिमम एक 4-5 इटरेशन करके आप छोड़ सकते हो क्वेश्चन को, क्लियर। और आंसर सबके आप कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हो डायरेक्टली। यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशंस ऑन कैलकुलेटर। आपको इक्वेशन मोड पे जाना है, यस मोड दबाओ, इक्वेशन मोड पे जाना है। उसमें आपको सेकंड इक्वेशन सिलेक्ट करना है। पहले x का कोएफिशिएंट डालो 4, y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है कि नहीं, z का कोएफिशिएंट 3, कांस्टेंट 17। सेकंड इक्वेशन x का कोएफिशिएंट 1, y का 5, z का 1, कांस्टेंट 14। थर्ड इक्वेशन 2, y का -1, z का 8, कांस्टेंट 12। तो आपके वैल्यूज कुछ x का 3 आ रहा है, y का 2 आ रहा है, z का 1 आ रहा है। ओके, x का 3 मतलब जैसे जैसे आप इटरेशंस आगे कंटिन्यू करोगे आपको ऐसा पता चलेगा कि जो आपका x है कुछ ऐसा आएगा। x तुम्हारा आ जाएगा कुछ 3.0000, y आ जाएगा तुम्हारा 2.0000 और z आ जाएगा तुम्हारा 1.0000। अंडरस्टूड। सो जैसे जैसे आप इटरेशन कंटिन्यू करोगे यू विल गेट दिस एक्यूरेट आंसर। स्टार्टिंग में आपका आंसर जो रहता है वो अप्रोक्सीमेट रहता है, एरर रहता है आंसर में। जैसे जैसे आप इटरेशंस आगे बढ़ाते हो एरर कम हो जाता है और तुम्हारा आंसर एक्यूरेट बन जाता है। तो फाइनली आपको ये आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का, समझा। कैलसी पे चेक करके रखना और वही आंसर आपका आना चाहिए इस मेथड से। ये था गॉस जैकोबी मेथड। देखते हैं इसके बाद कौन सा मेथड है। गॉस जैकोबी के बाद गॉस सीडल मेथड है, गॉस सीडल। ये भी जैकोबी के जैसा ही है, थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखते हैं क्या है इस मेथड में। गॉस जैकोबी के बाद गॉस सीडल। ये सीडल है ना, सीडल ये बहुत स्मार्ट है, ये बहुत स्मार्ट है। मैं हमेशा बोलता हूँ सीडल को याद रखो, सीडल एस फॉर सीडल, एस फॉर स्मार्ट। स्मार्ट बंदा ही है ये। सर स्मार्ट क्यों बोलते हो, क्योंकि भाई ये बहुत फास्ट है, इसका दिमाग बहुत तेज है। जब ये आया ये बोला कि जैकोबी का मेथड मत यूज करो, बोलता है जैकोबी का मेथड जुना है, पुराना है, स्लो है, आप मेरा मेथड यूज करो। लोगों ने पूछा क्यों, बोलता है मेरे मेथड से तुम्हारा आंसर जल्दी आएगा। जो काम जैकोबी से 7-8 इटरेशन में हो रहा है मेरे मेथड से 5-6 इटरेशन में आ जाएगा, ठीक है आपका आंसर। यस स्मार्ट। जैकोबी का मेथड थोड़ा स्लो है, सीडल का मेथड थोड़ा फास्ट है, क्योंकि सीडल भैया थोड़े स्मार्ट है, बराबर ना। देखना एक घर में अगर 2 भाई है तो एक भाई ऐसा रहता है, अगर दिवाली में कोई कपड़ा लेगा तो सोचता है अरे चलो ये अगले दिवाली में पहनेंगे, है कि नहीं। फिर इस दिवाली में क्या पहनेगा, ऐसे ही घूमेगा क्या, नहीं, पिछले दिवाली का कपड़ा रहता है। लास्ट ईयर भी ये सोचता था वो, अरे अगले दिवाली में पहनूंगा।
बराबर। तो पिता का कपड़ा अभी पहनेगा और अभी का कपड़ा अगले दिवाली में पहनेगा, थोड़ा आगे का सोच के जीता है, राइट। और एक भाई ऐसा होता है घर में जिसको मतलब सुबह अगर कपड़ा लाता तो दोपहर में पटाख से चलो मैं पहन लिया, जाएगा घूमेगा खराब करेगा, है कि नहीं। तो अभी लिया अभी यूज करेगा फटाफट, आगे का नहीं सोचेगा कल क्या है परसों क्या है अगले साल क्या है, अभी लिया अभी यूज करेगा, राइट। तो सीडर ऐसा ही है, जो वैल्यू मिलता है उसको फटाक से यूज करता है। जैकोबी में क्या होता है, जैकोबी में हम लोग फर्स्ट इटरेशन के वैल्यूज को सेकंड इटरेशन में यूज करते हैं। सीडर बोलता है कि नहीं, फर्स्ट इटरेशन का जो भी वैल्यू आएगा जैसे ही आएगा वैसे मैं उसको यूज करूंगा, मैं उसको संभाल कर रखूंगा नहीं। क्लियर। अभी जो भी मैंने बोला है शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा आपको, टेंशन मत लो, अभी एग्जांपल सॉल्व करने वाला हूं। क्लियर। चलो सबसे पहला स्टार्टिंग तो सेम ही है, यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह पे x1 x2 x3 लिखा है, क्या फर्क पड़ता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा ऐसा, गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, यस x1 चाहिए, मैंने बोला है क्या करना है, पहले x1 के बाजू में 10 है उसको 1/10 लिखो, यह आ जाएगा 12 माइनस x2 माइनस x3, कभी कभी xy जेड आएगा, कभी कभी x1 x2 x3 आ सकता है। फिर y1, इधर भी 1/10 लिखना पड़ेगा, y1 का कोएफिशिएंट, अरे y1 क्यों लिख रहा हूं मैं, सॉरी, मुझे लिखना चाहिए x2, है ना, x2 लिखना चाहिए 1/10, 13 माइनस 2x1 माइनस x3, देन x3 चाहिए, x3 का कोएफिशिएंट भी 10 ही है तो 1/10, 14 माइनस 2x1 माइनस 2x2, इक्वेशन नंबर 3, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इटरेशन, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन देखो, फर्स्ट इटरेशन में आपको पता चलेगा कि ये क्या कर रहा है सीडल। मुझे पहले x y z का वैल्यू पता है क्या, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं पता है मतलब हम लोग स्टार्टिंग में 0 0 0 लेते हैं कि नहीं। तो चलो पहले x1 निकालेंगे, कैसे पुट करेंगे, y की जगह पे 0, z की जगह पे 0, किसमें, इन इक्वेशन 1। तो मुझे x1 मिलने वाला है, इट इज 1/10, यस। y और z 0 है, सॉरी y और z लिख रहा हूं मैं, गलती हो गई, माफ कर दो। अरे y z नहीं, इसमें x1 x2 x3 यूज किया है, x y z नहीं है। हाँ तो यहाँ पे भी y z नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा x2 इक्वल टू 0 एंड x3 इक्वल टू 0, ऐसा आएगा। तो x1 आएगा मेरा 1/10, यस, x2 और x3 0 है मतलब 12/10, कैलकुलेटर फिक्स मोड में 1.2 आएगा, क्या आएगा 1.2। जैसे ही x का वैल्यू आ जाता है समझ जाना x1 का खाता खुल गया 1.2, बराबर, क्लियर। चलो अभी मैं क्या करने वाला हूं, अभी मैं x1 के बाद x2 निकालने वाला हूं, क्या निकालने वाला हूं, x2 निकालने के लिए क्या लिखूं मैं, पुट x1, अभी भी x1 का वैल्यू देखो 1.2 मिला है, जो वैल्यू मिलेगा उसको इमीडिएटली यूज करो, उसको संभाल के मत रखो अगले दिवाली तक, है कि नहीं। तो x1 का वैल्यू जो मिला है 1.2 यूज करो, बोलो पुट x1 इज इक्वल्स टू, क्या है वैल्यू x1 का 1.2, यस। और क्या पुट करना है, x3 का तो अभी तक खाता नहीं खोला तो x3 का वैल्यू 0 डालना पड़ेगा, किसमें, इन इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे x2 मिलने वाला है 1/10, x1 1.2 है, देखो ध्यान से, 13 माइनस 2x1 मतलब 2 इंटू 1.2 माइनस x3 तो 0 है। लेट्स चेक दिस कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन मुझे लगता है, वेट, हाँ 13 इधर माइनस है, ये 13 माइनस 2 1.2 अपॉन नीचे कितने 10, तो यार है 1.06, क्या रहा है 1.06, क्लियर। x1 आ गया, x2 आ गया, अभी x3 निकालते हैं। x3 निकालने के लिए x1 पुट करना पड़ेगा, x1 का वैल्यू 1.2 आया था,
x2 का वैल्यू अभी भी जो आया है इमीडिएटली यूज करो 1.06, इसको हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो आएगा x3 इज इक्वल टू 1/10 14 माइनस 2x1 मतलब 2 इंटू 1.2 माइनस 2x2 1.06 बराबर। और ये कैलकुलेशन मेरा कितना आने वाला है 14 माइनस 2 इंटू 1.2 माइनस 2 1.06 डिवाइड बाय 10, और ये कुछ 0.948 आ रहा है 0.948, क्लियर 0.948। ये मेरा फर्स्ट इटरेशन हो गया। अभी सेकंड इटरेशन चालू करता हूँ, 2 इटरेशन करके दिखाता हूँ, बाकी थर्ड फोर्थ आप खुद से कर लेना। सेकंड इटरेशन, फर्क समझा क्या? इट इज वेरी मच सिमिलर टू जैकोबी। कभी कभी बच्चे लोग गलती करते हैं, जैकोबी बोला रहेगा तो सिडल का टेक्निक लगाते हैं, सिडल में जैकोबी लगाते हैं। तुम लोग थोड़ा याद रखो, स्मार्ट कौन है? सिडल। हाँ, तो स्मार्ट वाला तरीका सिडल में यूज करने का, और जूना वाला तरीका जैकोबी में, जे फॉर जैकोबी, जे फॉर जूना, ठीक है। स्लो वाला तरीका याद रहेगा। चलो, अरे ये टेढ़ा क्यों आ रहा है लाइन, रुको जरा इसको ठीक से खींचता हूँ। चलो जाने दो। सेकंड इटरेशन पहले निकालने का है x2 निकालने के लिए पुट x2। अभी लफड़ा क्या है समझ रहे हो? लफड़ा क्या हो रहा है? हम लोग फर्स्ट इटरेशन के वैल्यूज को x1 y1 z1 बोलते थे ना नॉर्मली, फिर x2 y2 z2। अभी प्रॉब्लम क्या है, अपने वेरिएबल्स का नाम देखो ना, क्या है x1 x2, राइट। तो सेकंड इटरेशन में क्या लिखेंगे? एक काम करो, सेकंड इटरेशन में सेम रखो, कीप इट एज इट इज x1। बोलो x2 क्या डालूंगा? x2 का वैल्यू, लेटेस्ट वाला वैल्यू क्या है x2 का? 1.06। सो पुट x2 इज इक्वल टू 1.06, x3 इज इक्वल टू 0.948 इन इक्वेशन 1। तो ये x1 जो है ये मेरा आएगा x1 1/10 12 माइनस x2 माइनस x3, तो ये आ रहा है कितना? 12 माइनस 1.06 माइनस 0.948 डिवाइड बाय 10, कितना आ रहा है ये? 0.9992 आ रहा है, 0.9992। ओके, x1 के बाद अभी x2 निकालते हैं। x2 निकालने के लिए x1 का अभी जो वैल्यू आया है वो यूज करो, सेकंड इटरेशन में जो वैल्यू मिला है वो सेकंड इटरेशन में यूज कर रहा हूं मैं, देखो। और x3 का वैल्यू 0.948 यूज करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 में डालेंगे इसको, इक्वेशन 2 यहाँ पे दिख रहा है आपको, यस। 1/10 फिर क्या है 13 माइनस 2x1, 13 माइनस 2x1 मतलब 0.9992 माइनस x3 0.948 बराबर। सो 13 माइनस 2 0.9992 माइनस 0.948 अपॉन 10, 1.0054 ऐसा कुछ तो आ रहा है, 1.0054। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट x3 निकालना है। x3 निकालने के लिए x1 का जो वैल्यू सेकंड इटरेशन में मिला है वो, और x2 का जो वैल्यू अभी भी मिला है वो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। टाइम लगता है इसमें, थोड़ा बोरिंग काम है लेकिन करना पड़ेगा। x3 इज इक्वल्स टू 1/10 14 माइनस 2x1, 14 माइनस 2x1, x1 है मेरा 0.9992 माइनस 2x2 1.0054, और ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 14 माइनस 2 इन ब्रैकेट 0.9992
-2 in bracket 1.0054 डिवाइड बाय 10, ये आ रहा है 0.9991, 0.9991। सो 2 इटरेशन मैंने किए, आगे के इटरेशन मैं चाहूंगा कि आप खुद से करो। कैलकुलेटर पे एक बार सॉल्व करके देखते हैं इक्वेशंस का आंसर क्या आता है। x1 का कोएफिशिएंट 10 है, फिर 1, फिर 1, फिर 12। सेकंड इक्वेशन में 2, 10, 1, 13। थर्ड इक्वेशन में 2, 2, 10, 14। तो तुम्हारे वैल्यूज 1, 1, 1 आने चाहिए एक्स वाई जेड के। और आप देखोगे तो अपना वैल्यू 1 के करीब ही आ रहा है, 0.9999, 1.00, 0.999। तो लास्ट में तुम्हारा ऐसा वैल्यू आएगा 1.0000, 1.0000, 1.0000। सो इस प्रकार से आपको कौन सा मेथड सिखा दिया मैंने, गॉस सीडल। शायद आपके क्वेश्चन बैंक में मुझे लगता है गॉस सीडल के 2 क्वेश्चन है, तो एक मैंने अगर सिखा दिया है, सो ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं कि अभी तक समझ में आया जितना मैंने बताया। आगे क्या है, आगे ओके, आगे और 2 न्यूमेरिकल मेथड्स है। टोटल 4 न्यूमेरिकल मेथड आपके सिलेबस में है। 4 में से 2 तो पक्का आएगा एग्जाम में 6-6 मार्क्स के लिए, मतलब ये 12 मार्क्स तो मिलना ही चाहिए, बस कैलकुलेटर का सही यूज करना आना चाहिए आपको। क्लियर? ये थोड़े से डिफरेंट है, इसके पहले जो मेथड्स है उसमें 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस थे, यहाँ पे एक ही इक्वेशन दिया है। रियल रूट फाइंड करना है यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड, या फिर इसको रेगुलर फॉल्सी मेथड भी बोलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व कैसे करना है? सिंपल टेक्निक है, रूट ऑलवेज लाइज बिटवीन। पहला कंसेप्ट ऐसा है, रूट ऑलवेज लाइज बिटवीन, रूट ऑलवेज लाइज बिटवीन 2 अपोजिट साइंस, 2 अपोजिट साइन। रूट हमेशा 2 अपोजिट साइंस के बीच में होता है। 2 अपोजिट साइंस का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर? अभी यहाँ पे क्यों लिखा है, क्या इसका मतलब है, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन इक्वेशन, आराम से बताऊंगा, कैलकुलेशन इसमें भी बहुत सारे हैं। इक्वेशन है x³ माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जो भी इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड को आपको एक फंक्शन अज्यूम करना है। लेफ्ट हैंड साइड को आप अज्यूम करोगे f ऑफ x, तो f ऑफ x होगा आपका x³ माइनस 4x माइनस 9। इसमें हम लोग सबसे पहले x की जगह पे 0 डालेंगे। x की जगह पे 0 डालने के बाद f ऑफ 0 मिलेगा, ये 0 बचेगा माइनस 9, जो कि नेगेटिव वैल्यू है। स्टार्ट नेगेटिव वैल्यू से हुआ है तो स्टॉप हम करेंगे पॉजिटिव वैल्यू पे। चलो 0 पुट कर दिया हमने। चलो अभी हम लोग x की जगह पे 1 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 1। तो ये आ जाएगा f ऑफ 1। इफ आई पुट 1 हियर, ये आ जाएगा 1 का क्यूब, मतलब 1 माइनस 4 माइनस 9। तो ये कितना हो रहा है, 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 12। ये नेगेटिव आ रहा है, बराबर। हमें पॉजिटिव पे स्टॉप करना है, तो चलो आगे बढ़ते रहो। अभी हम लोग पुट करेंगे x की जगह पे 2। जब मैं x की जगह पे 2 पुट करूंगा, f ऑफ 2 मिलेगा जो होगा 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 माइनस 9, 2 का क्यूब 8, 4 इंटू 2 8 माइनस 9, 8 माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 9। फिर से नेगेटिव साइन आया है, तो कंटिन्यू करते रहो अपना काम। पुट x इज इक्वल टू 3, f ऑफ 3 इधर 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 माइनस 9 ऐसा लिखेंगे। 3 का क्यूब 27 माइनस 12 माइनस 9, ये कितना आएगा, माइनस 12 माइनस 9 इज माइनस 21। 6 आ रहा है पॉजिटिव। यस, जैसे ही पॉजिटिव सन आ जाएगा रुक जाओ। अभी करना क्या है, सेकेंड लास्ट और लास्ट। सेकेंड लास्ट अपने 2 डाला था और लास्ट क्या डाला अपने 3। सो ये 2 और 3 अपने लिए इंपॉर्टेंट है। 2 पे नेगेटिव साइन था और 3 पे पॉजिटिव, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे ऐसा इस क्वेश्चन के लिए, रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। अभी आगे क्या करना है, आगे एक टेबल बना के हमें सारे कैलकुलेशंस करने हैं। स्टार्ट करते हैं। 2,3 एक 2 होगा और b आपका 3 होगा। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाने वाला हूं। यहाँ पे एक टेबल बनेगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले a और यहाँ पे लिखूंगा मैं b। ओके, कुछ टेबल्स के लिए कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं ताकि ऊपर नीचे कुछ ना हो जाए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं पूरा अच्छे से, ठीक।
ओके A, then here we have B. A और B के बीच में भी एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए, यह आया A और B के बीच का लाइन। यहाँ पे हम लोग लिखने वाले C, और C का फॉर्मूला है A F ऑफ B माइनस B F ऑफ A अपॉन F ऑफ B माइनस F ऑफ A, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अभी फिलहाल A का वैल्यू आप 2 लोगे और B का वैल्यू आप 3 लोगे। A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 3, थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ, चलो यहाँ पे A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 3। नाउ 2 पे क्या साइन था, 2 पे नेगेटिव था और 3 पे साइन क्या है बेटा, पॉजिटिव, बराबर। ओके A पे नेगेटिव, तो यहाँ पे एक नेगेटिव ऐसा लिख के रखो, और 3 पे कैसा था, पॉजिटिव, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले C निकालेंगे। C इज इक्वल्स टू C इज इक्वल टू A मतलब 2, F ऑफ B मतलब F ऑफ 3 माइनस B F ऑफ A मतलब F ऑफ 2, F ऑफ B मतलब F ऑफ 3 माइनस F ऑफ A मतलब F ऑफ 2। चलो सारे वैल्यूज डाल देंगे इसमें। तो ये A का 2 तो है आपके पास, F ऑफ 3 क्या लिखोगे आप, F ऑफ 3 आपका क्या है, F ऑफ 3 है आपका 6, तो आप 6 लिखोगे, माइनस 3, F ऑफ 2 क्या है आपका, F ऑफ 2 आपका है माइनस 9, तो यहाँ पे आएगा माइनस 9 अपॉन F ऑफ 3 6 माइनस माइनस 9, ऐसा कुछ तो होगा। क्लियर, आगे का कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करता हूँ। इट विल बी 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू माइनस 9 अपॉन 6 माइनस माइनस 9, तो ये वैल्यू आ रहा है 2.6, क्या आ रहा है 2.6। तो C का वैल्यू आ गया मेरा 2.6, यहाँ पे लिख दिया तो भी चलेगा 2.6, नो इश्यू, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, C इज इक्वल्स टू कितना है 2.6। अभी यहाँ पे आपको लिखना है F ऑफ C, क्या लिखना है बेटा, F ऑफ C, यस, ये लास्ट कॉलम होगा आपका F ऑफ C। C का वैल्यू क्या मिला है, 2.6। तो अभी हमें करना क्या है, सिंपली ये जो भी C का वैल्यू मिला है ना, यस, वो फंक्शन में डालेंगे, F ऑफ 2.6 लिखेंगे। फंक्शन क्या है आपका, चेक करो फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका x क्यूब माइनस 4x माइनस, ये वैल्यू आता है माइनस 1.824, जो कि नेगेटिव वैल्यू है। अभी इस वैल्यू का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू नेगेटिव मिला है ना आपको, यस, सो F ऑफ 2.6 आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, क्लियर। अभी करना क्या है, देखो यहाँ पे नेगेटिव मतलब कौन सा कॉलम है, A, F ऑफ 2.6 नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो ये जो 2.6 है, जो C का वैल्यू है 2.6, वो A के जगह पे जाएगा, मतलब A जो तुम्हारा 2 है वो चेंज हो जाएगा, 2 बन जाएगा 2.6। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, जो भी C का वैल्यू आपको मिला है 2.6, ये एक तो A की जगह पे जाएगा या फिर B की जगह पे जाएगा। अब किसकी जगह पे जाएगा ये चेक करने के लिए हम लोग F ऑफ C निकालते हैं। F ऑफ C का वैल्यू नेगेटिव आया है, मतलब ये नेगेटिव कॉलम में जाएगा। नेगेटिव कॉलम यहाँ पे किसका है, A का, तो A की जगह पे 2.6 आएगा, B आपका सेम रहेगा 3। अगेन आपको कैलकुलेशंस करने हैं, C इज इक्वल्स टू A मतलब 2.6, F ऑफ B मतलब F ऑफ 3 माइनस B 3, F ऑफ A मतलब 2.6, F ऑफ 3 माइनस F ऑफ 2.6, ये हो जाएगा 2.6 इंटू F ऑफ 3, F ऑफ 3 मेरा कितना है 6, माइनस 3 इंटू F ऑफ 2.6, F ऑफ 2.6 अभी भी बाजू में निकाला है माइनस 1.824, माइनस 1.824 अपॉन 6 माइनस माइनस 1.824, ऐसा आएगा।
क्लियर? अगर ये कैलकुलेशन मैंने चेक किया 2.6 इंटू 6 माइनस 3 इंटू माइनस 1.824 अपॉन 6 माइनस मतलब प्लस हो जाएगा 1.824, तुम्हारा सी का वैल्यू आ रहा है 2.6932, 2.6933 आ रहा है एक्चुअली फिक्स मोड में अगर देखा जाए तो 2.6933। अंडरस्टूड? ये वैल्यू फंक्शन में डाल देंगे 2.6933, है कि नहीं? तो यह जाएगा 2.6933 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.6933 माइनस 9, सो 2.6933 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.6933 2.6933 माइनस 9, तो ये आ रहा है माइनस कुछ 0.2364 जो कि नेगेटिव वैल्यू है। यस, और नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये जो 2.6933 है नेगेटिव कॉलम में जाएगा, मतलब ए की जगह पे जाएगा, तो ए का वैल्यू 2. यस, इट विल बिकम 2.6933। बी का वैल्यू सेम रहेगा, बी का वैल्यू आपका सेम रहेगा। मैंने फिर से आपको 2 इटरेशन करके दिखाया है और उम्मीद करता हूं कि इसके आगे के इटरेशंस आप खुद कर सकते हो। अभी कब तक आपको इटरेशंस करने हैं ऐसे? जब तक 2 कंसेक्यूटिव इटरेशंस के आंसर्स मैच नहीं होते। क्या ये 2 वैल्यूज मैच हो रहे हैं? नहीं, तो आपको आगे जाना पड़ेगा। समझा मैं क्या बता रहा हूँ? क्लियर? अंडरस्टूड? तो ऐसे आपको इटरेशंस कंटिन्यू करने हैं और जहां पे 2 कंसेक्यूटिव इटरेशंस में सी का वैल्यू सेम आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर? ये हम लोग कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? कैसे करना है देखो, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा क्रिटिकल है। अल्फा का बटन देखोगे आप शिफ्ट के बाजू में, तो अल्फा का बटन दबाना है। अल्फा का बटन दबाने के बाद देखो 9 के ऊपर एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, वहां पे रेड कलर का एक्स है, वो दबाओगे तो एक्स आता है। क्यूब शिफ्ट दबा के स्क्वायर का बटन दबाया, माइनस 4x है ना, एक्स क्यूब माइनस 4x है ना इक्वेशन अपना। हाँ, 4 प्रेस करो, x के लिए फिर से अल्फा दबा के, पता है ना x कैसे आता है, -9 प्रेस किया है कि नहीं। इक्वल टू आपको ये वाला इक्वल टू नहीं प्रेस करना है, अल्फा दबा के सॉल्व का बटन दबाओ, वहां पे एक इक्वल टू है, फिर 0। इक्वेशन पूरा कैलकुलेटर के ऊपर दिखना चाहिए। यस, अभी शिफ्ट दबा के सॉल्व का बटन दबाओ, फिर आपको पूछेगा सॉल्व फॉर x। आपका x कहाँ पे है? x आपका 2 और 3 के बीच में, सो 2 या फिर 3 में से कोई भी एक नंबर दबा दो, मैंने चलो 2 दबा दिया। सो एक 2-3 सेकंड का टाइम लेगा कैलकुलेटर और आपको आंसर मिलेगा। आंसर आ रहा है 2.7065, 2.7065। मतलब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे और इटरेशंस आगे करोगे तो 2.7065 विल बी योर फाइनल आंसर फॉर सी। सी का वैल्यू आने वाला है। तो ये कैलकुलेटर बहुत कमाल की चीज़ है, 11-12 में अलाउड नहीं था लेकिन अभी अलाउड है, तो मैक्सिमम कैलकुलेटर को यूज़ करो। कोई भी कैलकुलेशन स्पेशल न्यूमेरिकल मेथड वाला पहले कैलकुलेटर पे करो और वही आंसर आपका आ रहा है कि चेक करो, नहीं आया तो उधर ही चेक करना क्या गलत है। मार्क्स नहीं जाने चाहिए। न्यूमेरिकल मेथड, मैट्रिसेस, ये ऐसे चैप्टर्स है जहाँ पे आपको फुल मार्क्स स्कोर करने ही है। थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा चलेगा, लेकिन ये मार्क्स मिलने चाहिए अच्छे से। क्लियर? तो रेगुलर फॉल्सी मेथड समझ में आ गया। इसके बाद न्यूटन रैप्सन मेथड की बात करते हैं। न्यूटन रैप्सन मेथड, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये थोड़ा बहुत सिमिलर है रेगुलर फॉल्सी जैसा। एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 दिया है। जो भी लेफ्ट हैंड साइड है आपके इक्वेशन का उसको हम लोग f ऑफ x मान लेंगे। इसमें x की जगह पे 0 डाल देंगे तो f ऑफ 0 मिलेगा। -5 नेगेटिव से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग अभी पुट करेंगे x की जगह पे, ये आपने 0 डाला था, अभी पुट करो x की जगह पे 1, f ऑफ 1 -2 -5 -6, ये भी नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। फिर पुट करेंगे हम लोग x की जगह पे 2, f ऑफ 2, यह आ जाएगा 2 का क्यूब मतलब 8 -2 × 2 मतलब 4 -5, ये आ रहा है -1, ये भी नेगेटिव आ रहा है।
ओके, फिर हम लोग पुट करेंगे x की जगह पे 3 f ऑफ 3 का क्यूब 27 माइनस 2 इंटू 3 6 माइनस 5, ये आ जाएगा -11। 27 -11 करेंगे, 27 -11 16। रिक्स मत लो, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, रुक जाओ, नेगेटिव पॉजिटिव आ गया ना, यस। सो रूट लाइज बिटवीन, क्या लिखूंगा मैं, रूट लाइज बिटवीन 2 and 3, यस, रूट लाइज बिटवीन 2 and 3, सिंपल। न्यूटन रैप्सन मेथड है। कुछ लोग न्यूटन का नाम सुन के बोलते हैं पापा खतरनाक रहेगा ये, है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कंपैरेटिवली फॉल्स पोजीशन मेथड से भी थोड़ा इजी है। देखते हैं क्या करना है आगे। आपको सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है? डेरिवेटिव। यहाँ पे एक इनिशियल रूट भी लिख लेता हूँ मैं, इनिशियल रूट, ये जो वैल्यू है ना आपका 2, उसको मैं इनिशियल रूट लेता हूँ। इवन 3 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यू कैन टेक 2 और 3, कुछ भी चलेगा। मैंने 2 ले लिया। ओके, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालो, यह आ जाएगा 3x² माइनस 2। वेरी गुड। अभी एक फॉर्मूला यूज करना है आपको, फॉर्मूला काफी स्पेशल फॉर्मूला है। यूजिंग, उस फॉर्मूला को लिखते हैं हम लोग पहले, न्यूटन, यूजिंग न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश ऑफ xn। ओके, चलो देखते हैं क्या करना होता है इसमें। xn माइनस f ऑफ xn, आपके पास f ऑफ x है, इस f ऑफ x में जहां जहां पे x है वहां पे xn लिखो, जहां जहां पे x है वहां पे xn लिखो, तो यह आ जाएगा xn का क्यूब माइनस 2xn माइनस 5। नीचे f डैश ऑफ xn है, तो f डैश ऑफ x में जहां जहां पे x है वहां पे xn लिखो, तो यह आ जाएगा 3xn का क्यूब, सॉरी xn का स्क्वायर है, 3xn का स्क्वायर माइनस 2, राइट। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, यस। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, xn मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, 2 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, xn, यस, 3xn का क्यूब माइनस 2xn, ये माइनस एन अंदर लग जाएगा सबको, तो ये आ जाएगा माइनस xn क्यूब प्लस 2xn प्लस 5 अपॉन 3xn स्क्वायर माइनस 2, माइनस 2xn प्लस 2xn कैंसिल हो जाएगा, 3xn क्यूब माइनस xn क्यूब 2xn क्यूब प्लस 5, और यहाँ पे आएगा 3xn स्क्वायर माइनस 2 xn प्लस 1। क्लियर है? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसके ऊपर अभी हम लोग आगे इटरेशंस करने वाले हैं। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी, नेक्स्ट पेज के ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे, इसको रख देंगे साइड में, स्टार्ट करेंगे इटरेशंस। चलो, फर्स्ट इटरेशन बहुत सिंपल से इटरेशन से, फर्स्ट इटरेशन, इस इक्वेशन को भी आप कैलसी पे शिफ्ट सॉल्व करके देख लो, ठीक है। शिफ्ट सॉल्व वाला मेथड यहाँ पे भी यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट इटरेशन में आप n की जगह पे 0 डालोगे तो ये x1 बनेगा, n की जगह पे 0 डालोगे तो ये आ जाएगा x0 प्लस 1, मतलब x1 इज इक्वल्स टू, यस, x1 इज इक्वल्स टू 2x0 का क्यूब प्लस 5 अपॉन 3x0 का स्क्वायर माइनस 2। x0 का वैल्यू आपको पता है, x0 का वैल्यू क्या है, x0 का वैल्यू, हाँ यहाँ पे x0 का वैल्यू आपने क्या लिया था, 2। ओके, सो यहाँ पे आएगा 2 इंटू ये 2 क्यूब प्लस 5, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 5 अपॉन 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2, ये कुछ निकल के आ रहा है 2.1, 2
0.1, ये मेरा फर्स्ट इटरेशन आ गया, समझो क्या आ गया, फर्स्ट इटरेशन। चलो आगे बढ़ते हैं फॉर नेक्स्ट इटरेशन, सेकेंड इटरेशन। आपको पुट करना है n की जगह पे 1, पुट करना है n की जगह पे 1, n की जगह पे 1 डालोगे यहाँ पे, तो ये 1 + 1 इट विल बी 2 x2, तो x2 इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, x2 इज इक्वल टू यस 2 x1 का क्यूब प्लस 5 3 x1 का स्क्वायर माइनस 2, x1 का वैल्यू कितना है 2.1, सो 2 इंटू 2.1 का क्यूब प्लस 5 3 इंटू 2.1 का स्क्वायर माइनस 2। तो ये कैलकुलेशन पूरा कर लेते हैं, 2 की जगह पे 2.1 कर देता हूँ, ओ हाँ, तो ये आने वाला है ब्रैकेट्स ठीक से, हाँ ये आ रहा है कुछ 2.0946, 2.0946 x2। एक बार शिफ्ट सॉल्व करके चेक कर लेता हूँ इसका आंसर क्या आता है। अल्फा x आ गया, क्यूब डाल दिया, -2 अल्फा x आ गया, -5 इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व 2 डाल दिया, 2.0945, 2.09। ओके, हम लोग ऑलमोस्ट सही आंसर तक पहुंच चुके हैं, सही है जो भी हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशंस। चलो थर्ड इटरेशन, इटरेशंस तो काफ़ी इजी है ना, इसके ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है। थर्ड इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन में हम लोग पुट करने वाले हैं इनकी जगह पे 2, सो हमें मिलने वाला है x3, x3 इज इक्वल्स टू 2x2 का क्यूब प्लस 5 अपॉन 3x2 का स्क्वायर माइनस 2, 2x2 का क्यूब, x2 का क्यूब 2x2 मेरा कितना है 2.0946 का क्यूब प्लस 5 अपॉन 3 2.0946 का स्क्वायर माइनस 2, यार 2.0946। ओके, पहले वैल्यू डालना चाहिए था, एक स्टेप लिखना चाहिए था ऐसा, 2.0946 का क्यूब प्लस 5 3 इंटू 2.0946 का स्क्वायर माइनस 2, और ये 2.0946 ही आ रहा है, और इसका मतलब यहाँ पे आपको स्टॉप करना होगा, यही आपका फाइनल आंसर है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक करो ना, थर्ड और सेकंड का आंसर मैच हो रहा है, और हमने शिफ्ट सॉल्व करके देखा तो भी यही आंसर आ रहा था। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कौन सा मेथड, न्यूटन-रैप्सन मेथड। अगला क्वेश्चन, न्यूटन-रैप्सन मेथड का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, फिफ्थ रूट ऑफ 35 फाइंड करना है आपको, समझा आपको अच्छे से, क्लियर। और ये क्वेश्चन भी काफी आसान है, मुश्किल नहीं है। लेट्स हैंडल दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, डिफिकल्ट नहीं है रे, थोड़ा डिफरेंट है, बस ध्यान से सुन। जो भी आपको फाइंड करना है पहले उसको आप x मान लो, सो लेट फिफ्थ रूट ऑफ 35 बी x, है कि नहीं। क्यूब, ये फिफ्थ रूट को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ऐसा, टेकिंग फिफ्थ पावर ऑन बोथ साइड्स। तो अगर मैं फिफ्थ पावर लूंगा तो ये x⁵ हो जाएगा, और ये फिफ्थ रूट चला जाएगा तो बचेगा 35। 35 को लेफ्ट साइड में ले लो, तो x⁵ माइनस 35 इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये काफी सिंपल इक्वेशन है, बस प्रीवियस क्वेश्चन में इक्वेशन दिया था, यहाँ पे इक्वेशन नहीं दिया था, इक्वेशन हमें ऐसा बनाना पड़ता है। अब 2 मिनट में इक्वेशन बन जाता है, 2 स्टेप में। एक बार इक्वेशन बन गया, जो भी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है उसको आपको क्या बोलना है, f(x), एंड यू हैव टू फॉलो द सिमिलर मेथड। शिफ्ट सॉल्व करके चेक कर लो आंसर कैलकुलेटर पे क्या आता है, वही आंसर आना चाहिए। बाकी इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आपका आंसर सही होना चाहिए, मतलब कैलकुलेटर को आपको फिक्स मोड में रखना है। यस, इसके बाद मेरे ख्याल से दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन।
सो स्टूडेंट्स, आपने पूरा वीडियो देखा लास्ट तक, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। इतना लंबा वीडियो देखना एक्चुअली थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या करें, अभी यूनिट टेस्ट है, पास होना है तो देखना पड़ता है, राइट। ये वीडियो आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं सबके साथ शेयर करो। और अगर फाइनल एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, आउट ऑफ चाहिए आपको, यस फुल अच्छे से प्रिपरेशन करना है मैथ्स 1 का, मैथ्स 1 अच्छा करोगे तो मैथ्स 2 मैथ्स 3 सब अच्छा होगा। यस अभी आपको क्वेश्चन बैंक मिला है तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, यूनिट टेस्ट निकाल लेंगे, लेकिन फाइनल एग्जाम जो होता है उसका कोई क्वेश्चन बैंक नहीं होता है। फर्स्ट एग्जाम होगा आपका यूनिवर्सिटी का, पेपर पैटर्न कंप्लीटली डिफरेंट है, क्वेश्चंस काफी डिफरेंट आते हैं। सो इफ यू वांट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, बैचेस चालू है, रेगुलर बैचेस चालू है, शॉर्ट टर्म बैचेस भी चालू हो रहे हैं, नवंबर के महीने में क्रैश कोर्सेज भी चालू होने वाले हैं। सो डू ज्वाइन। अगर कोई बहुत दूर रहता है, ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है, तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है ऑफर प्राइस में। सो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई-लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।